वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस लेक्चर में आपको MGT 211 के 22 लेक्चर कवर करवाए जाएंगे और तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और साथ में पास्ट पेपर कर लेते हैं और पावर पॉइंट की स्लाइड्स को रीड कर लेते हैं अच्छी तरह, तो आप मिड टर्म में या ग्रैंड क्विज में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले है हमारे सामने बिज़नेस की डेफिनेशन। बिज़नेस क्या है? बिज़नेस जो है वो एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसको बिज़नेस कहा जाता है। और जो बिज़नेस का वर्ड है वो ड्राइव हुआ है बिज़नेस से ये वर्ड आया है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक फिनोमेना होता है जिसमें अ पर्सन सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। एक शख्स जो है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो सर्च करता है अपॉर्चुनिटी को एंड ट्राई टू अवेल इट, और उस अपॉर्चुनिटी को वो हासिल करने की कोशिश करता है। यानी बिजनेस से रिलेटेड वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? उसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दो चीज़ें शामिल होती हैं। और इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री जो है वो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देना, ये इंडस्ट्री होती है। दिस इज़ अ फॉर्म यूटिलिटीज़ में जो है यूटिलिटी बढ़ती है, यूटिलिटी फॉर्म होती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में हमारे सामने है, पहली जो इंडस्ट्री की टाइप है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन की जाती है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज से, ज़मीन के अंदर से रिसोर्सेज निकाले जाते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जीन्स में तब्दीली की जाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे सामने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, बिल्डिंगे, रोड्स और ब्रिजेस वगैरह, ये तमाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कन्वर्जन होती है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स के अंदर। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बैंकिंग, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी वगैरह की फर्म और लॉयर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। अब कॉमर्स का क्या मतलब है? कॉमर्स किसको कहा जाता है? कॉमर्स के अंदर तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो वेयर हाउस से स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर के। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो प्रोड्यूसर होता है, जो चीज़ें बनाने वाला होता है। टू दी बायर, यानी मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से लेकर बायर तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम कॉमर्स के अंडर में आती हैं। और कॉमर्स की दो टाइप्स हैं, दो हिस्से हैं कॉमर्स के। ट्रेड है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, ख़रीदो फरोख्त, और एड टू ट्रेड, ये वो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं एड टू ट्रेड में जो उसको सपोर्ट करती हैं, ट्रेडिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, इंश्योरेंस हो गई। तो ये इसमें तमाम ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ये वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होती है, यानी चीज़ें बनती हैं। इनमें है लेबर वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कैपिटल से मुराद जो सरमाया लगाया जाता है बिज़नेस के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है मैनेजमेंट एबिलिटी उन लोगों की जो बिज़नेस चला रहे हैं, बिज़नेस पर्सन, बिजनेसमैन की एबिलिटी। और फिज़िकल रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी वगैरह आ जाती हैं जो भी कंपनी की होती है, जब बिज़नेस के अंदर यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद ये वो सिस्टम है जो एलोकेशन के लिए यूज़ होता है रिसोर्सेज की, यानी मुख्तस करने के लिए, मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाता है कि इस काम के लिए ये रिसोर्स यूज़ होगा, उस काम के लिए वो रिसोर्स यूज़ होगा। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और इकोनॉमिक सिस्टम दो तरह के होते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के हाथों में डिसीजन होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन, और फ्री मार्केट में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस की हम टाइप्स देखते हैं। इसमें है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस, ये वो फोर्सेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती हैं और ये कंट्रोलेबल नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। और है इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह इंटरनल फोर्सेस होती हैं लेकिन ये अंदर होती हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल कर सकती है। शॉर्ट एनालिसिस के अंदर जो है हमारे सामने है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ होती है और उसकी वीकनेस भी होती है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल्स होते हैं, यानी बाहर से आते हैं। अब है लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स की डिटेल है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, यानी जो पर कैपिटा से मतलब पर पर्सन इनकम, और जनरल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पूरे मुल्क की जो एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन में जो इजाफा हो रहा है। एक्सचेंज रेट जो ये करेंसी की एक्सचेंज रेट होती है, जैसे
कितने रुपीस का $1 है ये, और इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का रेट। अच्छा, आप एक एक करके इसमें तमाम जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की डिटेल है इसमें। जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, तो डेमोग्राफिक फैक्टर जो है वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा कस्टमर होंगे, पॉपुलेशन से कस्टमर्स आते हैं। पॉपुलेशन जो है वो उससे पता चलता है कि मार्केट का साइज़ क्या है और नेचर क्या है कस्टमर की। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट होगी, और नेचर भी उसी तरह की होगी जिस तरह की पॉपुलेशन की नेचर उसी तरह मार्केट की। टोटल पॉपुलेशन के बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन जेंडर की बेस पे होती है, और पाकिस्तान के अंदर अगर फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो फीमेल पॉपुलेशन भी पाकिस्तान के अंदर 2 हिस्सों में डिवाइड है, हाउस होल्ड वोमेन एंड वर्किंग वोमेन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी पढ़ा जाता है, जैसे कि ग्रोथ रेट का मतलब कि कितने रेट पे जो है वो पॉपुलेशन जो है किसी एरिया की बढ़ रही है या गिर रही है, उसको हम जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। अच्छा, अब पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या, प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या क्या तरजीहात है, क्या क्या प्रेफरेंसेस है। एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट की तरफ, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या है, टैक्स किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। और लीगल फैक्टर जो होता है, कानूनी फैक्टर, वो किन किन से रिलेटेड होता है। लॉज रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ के बारे में क्या लॉ है। लॉज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में क्या लॉ है। लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्स का लॉ। लॉज रिलेटेड टू पैकिंग, पैकिंग के बारे में लॉ। लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों को काम करवाने के बारे में क्या लॉज हैं। एंड लॉज रिलेटेड टू लेबर यूनियन, लेबर यूनियन के बारे में क्या लॉज हैं। लेबर यूनियन जो राइट्स के लिए वर्कर के काम करती है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। बिजनेस पीपल हैव टू पेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि अब जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है अपने आप को लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाए और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें। जिस तरह से अब इंटरनेट कॉमन होता जा रहा है, तो अब तमाम कंपनीज़ को अपना बिज़नेस जो है वो ऑन डिजिटलाइज करना पड़ रहा है। सोशो कल्चर फैक्टर्स, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसमें हम रिलीजन है, और रिलीजन का जो है वो असर पड़ता है। जो किसी भी रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं तो उनके बाइंग बिहेवियर के ऊपर असर पड़ता है। वो कुछ ख़ास चीज़ें ख़रीदते हैं जो उस रिलीजन से रिलेटेड होती हैं। जिस तरह से मुसलमान जो है वो जाय नमाज है, तस्बीह है, टोपी है, इस तरह की चीज़ें मुसलमान ख़रीदते हैं। तो इस तरह से किसी भी रिलीजन के मानने वाले जो है वो उस चीज़ को ख़रीदते हैं। नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुदरती जो फैक्टर्स हैं, इसमें एक्ट ऑफ गॉड आता है। जैसे कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह आते हैं उसको जो है एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, और ये भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, किसी इंसान का इस पर कंट्रोल नहीं होता। और लोग जो है जब बिज़नेस पीपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन से नहीं, इन सब चीज़ों को सामने रखते हैं। अब है लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर है डेफिनेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ये वो बिज़नेस होता है जो एक पर्सन ऑन करता है, सिर्फ एक ही ओनर होता है इसका। एडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के, फ्रीडम है, फॉर्मेशन है, इसको बनाने के लिए फ्रीडम है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाजमी कोई नहीं है रजिस्ट्रेशन, इसको बनाना आसान होता है। और जो इंडिविजुअल होता है बिजनेसमैन, वो डिसाइड कर सकता है किसी और के इंटरफेयर के बगैर खुद से सब कुछ डिसीजन ले सकता है वो। और इसको ईजियर ट्रांसफ़र की जा सकती है ऑनरशिप, यानी किसी को आराम से बेचा जा सकता है, ट्रांसफ़र की जा सकती है ऑनरशिप। और ऑनरशिप टोटली एक ही शख्स की होती है और प्रॉफिट भी उसी का होता है जो बिज़नेस चला रहा होता है। और उसके पास अनलिमिटेड किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बिज़नेस का साइज़ जो है वो एक्सपेंड कर सके, उसको बड़ा कर सके। और सारे के सारे जितना भी डेटा होता है, ज़ाहिर बात है जो ऑनर होता है वो अपने पास रखता है, सीक्रेट रख सकता है वो अपने पास डेटा। और उसका ख़ुद का, ज़ाहिर बात है जो बिज़नेस चला रहा है उसका ख़ुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है बिज़नेस के अंदर। और ऑनर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ डिसीजंस ले सकता है क्योंकि ख़ुद ऑनर ने डिसीजन लेने होते हैं, और इजी टू डिज़ोल्व होता है, आराम से इसको बंद किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, नुकसान हैं, वो ये कि अमाउंट ऑफ कैपिटल लिमिटेड होता है, जो सरमाया होता है सिर्फ एक शख्स लगाता है तो कम होता है सरमाया। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है, अब अगर एक शख्स बीमार हो जाए या कंटिन्यू ना कर सके बिज़नेस को तो बिज़नेस बंद हो जाता है। और लिमिटेड लाइफ होती है इस बिज़नेस की, और ऑनर पर डिपेंड होती है, ज़ाहिर बात है। और ऑनर जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर कर्ज़ा बिज़नेस पे ज़्यादा चढ़ जाए, जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे भी ज़्यादा अगर कर्ज़ा चढ़ जाए तो ऑनर को अपनी जेब से उतारना पड़ेगा, और हो सकता है ऑनर को अपना घर भी बेचना पड़ जाए और अपना सामान भी बेचना पड़ जाए। अच्छा, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है लोगों का शेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट।
यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में इन्वेस्टमेंट भी मिल के लगाते हैं और प्रॉफिट भी फिर शेयर करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो तमाम जो है जितने भी मामला होते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड उनको देखता है। एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप के, इसमें कैपिटल ज़्यादा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में, रिलेटिवली आसान होता है इसको बनाना कंपनीज़ के मुकाबले में। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी मिलके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। लाइट क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, यानी कि बहुत से सोर्सेस से लोन मिल सकता है बिज़नेस को क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, इसी वजह से सिक्रेसी होती है इसके अंदर भी। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है, ज़्यादा ओनर होने की वजह से पब्लिक को भी इस पर कॉन्फिडेंस होता है। बेटर डिसीजन होते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और इजी टू डिज़ोल्व, आराम से इसको भी बंद किया जा सकता है। अब है लेक्चर नंबर 4। अच्छा, अब है इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कर्जा अगर ज़्यादा चढ़ जाएगा तो ऑनर्स को अपनी जेब से देना पड़ेगा और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकती है। शॉर्टर लाइफ होती है, इसमें भी अगर एक पार्टनर भी हट जाए पार्टनरशिप से तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। लिमिटेड कैपिटल होता है, जारी बात है कभी कभी ऐसा होता है कि सोर्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है जितना ऑनर्स ने लगाया होता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैपिटल नहीं मिल रहा होता, सरमाया नहीं मिल रहा होता, पब्लिक से अपील नहीं कर सकते पार्टनरशिप में। अच्छा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, जारी बात है पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं आपस में तो उनका फिर इंटरेस्ट भी कम होता है। डिसीजन मेकिंग इसके अंदर स्लो होती है, इतने सारे पार्टनर्स जब मिलके करते हैं डिसीजन तो कभी वो एक बात पे एग्री नहीं हो पाते इस वजह से। और डिफ़िकल्ट होता है इसमें एक दूसरे को राइट ट्रांसफ़र करना, अपना राइट ट्रांसफ़र करना इसके अंदर, और चांस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपस में और पार्टनर्स के दरमियान, क्योंकि जारी बात है हर पार्टनर की अपनी अपनी एक ओपिनियन होती है, अपना व्यू होता है इस वजह से। अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है वो कई सारे पार्टनर्स होते हैं, एक किस्म का पार्टनर नहीं होता, सारे पार्टनर्स एक तरह के मुख्तलिफ तरह के पार्टनर्स होते हैं जब एक पार्टनरशिप बिजनेस होती है। एक्टिव पार्टनर होता है जो तमाम बिजनेस के अफेयर्स को देखता है, तमाम बिजनेस के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, जो चला रहा होता है बिजनेस को या फिर बिजनेस को एक तरह से। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो जिसका पब्लिक जानती नहीं है कि ये पार्टनर है, वो असल में पार्टनर तो होता है लेकिन वो छुपा हुआ पार्टनर होता है जिसको पब्लिक को पता ही नहीं होता कि वो पार्टनर है। और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो पब्लिक को तो पता हो सकता है कि पार्टनर है, लेकिन वो बिज़नेस के अफेयर में नहीं होता, वो मैनेजमेंट में नहीं होता, वो बिज़नेस का कोई काम नहीं कर रहा होता, उसने सिर्फ पैसा लगाया होता है और वो अपना प्रॉफिट वगैरह ले रहा होता है। सीनियर पार्टनर वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाला सीनियर पार्टनर कहलाता है और सबसे कम पैसा लगाने वाला जूनियर पार्टनर कहलाता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी एक तरह की नहीं होती, कई सारी पार्टनरशिप की टाइप्स हैं। पार्टनरशिप एट विल होती है जिसमें जो है लाइफ ऑफ पार्टनरशिप जो है वो डिपेंड्स करती है विल ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर्स की विल है उनके ऊपर डिपेंड करती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है जिसमें एटलीस्ट वन पार्टनर की जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना उसने पैसा लगाया उतनी उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर। और कम से कम एक ऑनर, एक ऐसा पार्टनर होगा इसमें जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद यही कि अगर कर्जा ज़्यादा चढ़ जाएगा तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा। अच्छा, पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी होती है, यानी कि ख़ास मकसद के लिए बनाई गई होती है, कोई भी एक ख़ास मकसद पूरा हो गया तो फिर वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, कंटिन्यू नहीं रहती है। अच्छा, टर्मिनेशन जो होती है पार्टनरशिप की, यानी पार्टनरशिप ख़त्म होना, वो बाय नोटिस भी हो सकती है कि एक पार्टनर जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, पार्टनरशिप नोटिस देगा दूसरे पार्टनर्स को, किसी भी रीजंस की वजह से वो नोटिस देगा दूसरे पार्टनर्स को कि इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं, तो उससे भी टर्मिनेट हो सकती है। और अपॉन डेथ, यानी कि अगर एक पार्टनर का इंतकाल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, पार्टनरशिप डीड बनता है, जब पार्टनरशिप बनती है तो एक डीड बनता है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन बिजनेस की लिखी जाती हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट्स शामिल है, यानी क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती है। उसमें डेट शामिल होती है जब वो एग्रीमेंट बनता है, उसकी डेट जिस दिन एग्रीमेंट बना, नेम ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस का जो नाम है वो, और नेचर ऑफ द बिज़नेस भी होगी। और नेचर वाला जो क्लोज है इसमें स्कोप कवर होगा कि बिज़नेस का क्या क्या स्कोप है पूरा का पूरा। और उसके अलावा नाम, जितने भी पार्टनर हैं उनके नाम, उनके एड्रेसेस, उनके टेलीफोन नंबर, उनके ईमेल्स, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी इसमें। और कैपिटल ऑफ द बिज़नेस, जो बिज़नेस में सरमाया लगा है, जो पैसा लगा है, वो तमाम भी शामिल होता है। ये चीज़ें जो है वो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट्स में शामिल है। इसके अलावा अगर कोई ड्यूरेशन अटैच है बिज़नेस के साथ तो वो भी लिखी हुई होनी चाहिए क्लियरली उसको कि इतनी ड्यूरेशन है बिज़नेस की। उसके अलावा ड्यूटीज़, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा वो लिखी होनी चाहिए। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, प्रॉफिट के अलावा भी सैलरी दी जाएगी तो वो भी लिखी जानी चाहिए। और कितनी दी जाएगी ये भी लिखी जाएगी और येस भी लिखा जाएगा कि हाँ दी जाएगी।
और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो यानी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा, यानी किसी पार्टनर को 10% मिलना है, किसी को 50% मिलना है, तो उसका रेशियो भी पूरा का पूरा लिखा जाएगा। अच्छा, और विड्रॉ के बारे में भी लिखा जाएगा कि पार्टनर्स जो है वो विड्रॉ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, पैसा निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे, और अगर कर सकेंगे तो फिर उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर भी लिखा जाए कि किस तरीके से वो निकाल सकेंगे, वो भी तमाम उसमें लिखा जाए पार्टनरशिप डीड में। और उसके अलावा आर्बिट्रेशन का क्या मतलब, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिजॉल्व बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, यानी कि कोर्ट जाने से पहले वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से रिजॉल्व होगा, कोर्ट तक मामला जाने से पहले ही उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व किया जाए, आर्बिट्रेशन, वो भी लिखा होना चाहिए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर। और पार्टनर्स जितने भी हैं उनको रीड करना चाहिए पार्टनरशिप डीड को अच्छी तरीके से, और जितना पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा क्लोजेस डालें ताकि फिर आगे कोई मसला ना हो। सारी चीज़ें जितनी भी लिख सकते हैं लिखें और बार बार उसको रीड करें ताकि कोई गलती ना रहे, और तमाम चीज़ें ऐड कर दें ताकि आगे फिर कोई मसला ना बने। अच्छा, राइट टू द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होते हैं उनके राइट भी हैं, ज़ाहिर बात है हर जो पार्टनर है। अब राइट क्या है, राइट ये पहला राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें तमाम अफेयर्स में, बिज़नेस के जितने मामला हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकें और उनको फिर प्रॉफिट मिले बिज़नेस से, ये भी उनका राइट है। और पार्टनरशिप को वो छोड़ सकें जब जो टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप डीड की उसके मुताबिक, अगर वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक वो पार्टनरशिप को छोड़ भी सकें अगर वो छोड़ना चाहें, और अपनी सैलरी क्लेम कर सकें जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं बिज़नेस को, पार्टनरशिप को यानी कि, और उसके अलावा पार्टिसिपेट कर सकें मैनेजमेंट ऑफ द बिज़नेस। तो ये थे पार्टनरशिप के पार्टनर्स के राइट। अब है लेक्चर नंबर 5। इसमें सबसे पहले हमारे सामने ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है, जाहिर बात है पार्टनर्स के राइट भी होते हैं तो उसकी ड्यूटीज़ भी होती है। पहला है कि पार्टनर्स को जो वो अकाउंट्स इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करें अकाउंट्स बिजनेस की, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। पार्टनर्स को अपनी पावर्स को लिमिट में रहते हुए यूज़ करना चाहिए, जिस तरह से पावर्स को स्पेसिफाई किया गया है पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट होता है। अच्छा, पार्टनर्स जो है वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एक्यूरेट बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें गवर्नमेंट बॉडीज़ को, और पार्टनर्स इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपना हिस्सा पे करें अगर बिज़नेस में कोई लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। और ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो तमाम जो डिसीजंस पार्टनरशिप के अंदर बनते हैं, लिए जाते हैं, उनको ओबे करे, उन डिसओबे ना करें उन डिसीजंस को, बल्कि ओबे करें। और पार्टनर्स कोई भी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बाहर के लोगों तक ना पहुंचाए। और ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन है पार्टनर्स की, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी तौर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टनर्स जो है वो फर्म की जो जगह है उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करें जब तक दूसरे पार्टनर्स की उसमें परमिशन ना ले लें। अब है आपके सामने कंपनीज़ का टॉपिक, जो जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ भी कहा जाता है। कंपनीज़ जो बनती हैं वो बनती हैं कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर में। अब तो इसके बाद तो 2016 का ऑर्डिनेंस आया और फिर 2017 का एक्ट आ गया, लेकिन आपके कोर्स में 1984 का शामिल है कंपनी ऑर्डिनेंस। और कंपनी क्या होती है, कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, यानी कई सारे लोग मिलते हैं और वो प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए कंपनी बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या है कंपनी के, बिज़नेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, क्रेडिट की फैसिलिटी है, क्रेडिट आसानी से मिल जाता है, कर्जा आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा कैपिटल होता है, जाहिर बात है इसमें सरमाया भी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सरमाए की वजह से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ को, ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जा सकता है। और फिर इसी तरह जब ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं अर्न करने के भी, और एक्सपेंशन होता है स्केल ऑफ बिज़नेस के, जितना बिज़नेस का स्केल है वो बढ़ा जा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इन्वेस्टर की, शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। अगर कंपनी में ज़्यादा कर्ज भी चढ़ जाए तो सिर्फ वो उतना ही कर्ज उतारेंगे जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और अगर कोई शख्स, किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है या कोई शख्स मुल्क छोड़ के चला जाए तो उसका कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, यानी ऑनर का, कोई एक ऑनर का। और कंपनी की जो लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की। 100-200 साल तक भी कंपनियां चलती हैं, और कंपनी में आराम से अपने राइट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी अपनी ऑनरशिप के राइट को। कंपनी बेटर एक्सपर्ट को हायर कर सकती है। अब जब बेटर एक्सपर्ट को हायर करती है, बेटर मैनेजमेंट होती है, और पब्लिक के ऊपर, पब्लिक का भी कंपनी पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, उनको पता होता है कंपनी भागेगी नहीं पैसा लेके, और कोई भी ऑनर आराम से अपना शेयर बेच के कंपनी से जा सकता है। अब इसके नुकसानात भी हैं। नुकसान ये है कि इसको बनाना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है, और काफ़ी तकनीकी किस्म की, टेक्निकल किस्म का प्रोसेस होता है।
लोगों का ऑनर्स का इंटरेस्ट भी कम होता है क्योंकि कई सारे ऑनर्स होते हैं, सिक्रेसी नहीं होती, इतने सारे ऑनर्स होते हैं इस वजह से, और कंपनी को डबल टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और डिसीजन बनने में टाइम लगता है क्योंकि कई सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, और पावर सेंट्रलाइज हो जाता है। जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं उनके पास पावर आ जाता है, किसी का 30% या 40% शेयर है तो जाहिर बात है उसका पास पावर होगी निस्बत के जिनके पास 1-1 या 2-2% शेयर होगा, 1-1 2% शेयर अगर होगा। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी फ़र्क है नंबर ऑफ मेंबर्स का। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम जो है वो 7 ओनर्स होने चाहिए, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 ओनर्स हो सकते हैं। इशू ऑफ शेयर में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लाजमी शेयर पब्लिक इशू करना पड़ता है पब्लिक को, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं है। नाम की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में LTD लगाना होता है यानी लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को PVT LTD लगाना होता है अपने नाम के साथ, जिसका मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। और एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपनी रिपोर्ट जनरल पब्लिक के सामने प्रेजेंट करनी होती है क्योंकि उनको पब्लिक को डेटा दिखाना होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड में बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है शेयर का, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर दूसरे मेंबर्स की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग लाजमी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। और सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाजमी है एनुअल रिपोर्ट को रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को पेश करना, जबकि सबमिट करना, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टैक्सेशन की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी डबल टैक्स पे करती है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स पे, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ एक ही टैक्स पे करती है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स पे। अच्छा, अब है लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हैं कंपनी बनाने के स्टेजेस। तो उसमें पहला स्टेज है प्रोमोशन स्टेज। प्रोमोशन स्टेज में क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ आइडिया होता है, आइडिया की जो है वो इनिशिएट होता है, इब्तदा होती है। उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन किया जाता है लोगों से, दूसरे लोगों से, और फिर कलेक्शन की जाती है, जमा किया जाता है फर्दर इन्फॉर्मेशन, बहुत और दूसरी इन्फॉर्मेशन सेल्स के हवाले से, प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, और जो मशीनरी है उसके हवाले से कि मशीनरी अवेलेबल है या नहीं, और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से जो है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स जैसे कि क्या लाइसेंस की भी ज़रूरत है बिज़नेस के लिए, यानी कि कंपनी तो बन रही है लेकिन कंपनी बनाने के अलावा जो बिज़नेस किया जाएगा उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं। जैसे मेडिसिन का बिज़नेस होता है उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, और कोई NOC की ज़रूरत है गवर्नमेंट से या नहीं, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रोमोटर्स अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए और परमिशन के लिए, और अगर कोई कॉपीराइट इन्वॉल्व होता है इसमें तो फिर परमिशन ली जाती है प्रिंसिपल कंपनी से, प्रिंसिपल कंपनी से परमिशन ली जाती है अगर कॉपीराइट्स कोई इन्वॉल्व है तो। और लोग पीपल स्टार्टेड वर्क फॉर गेटिंग देयर ओन नेम, अपने नाम के लिए जो है वो लोग स्टार्ट करते हैं वर्क को और बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए। और रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स को भी देखा जाता है, जो फंड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं कंपनी बनाने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उनमें क्या होता है, पहला है मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम क्या होता है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर नाम शामिल होता है, एड्रेस शामिल होता है, ऑब्जेक्टिव और कैपिटल कंपनी का, ये तमाम चीज़ें जो है वो मेमोरेंडम के अंदर शामिल होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो इसके अंदर शामिल होंगे। और एक तीसरा डॉक्यूमेंट्स है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनिशिएशन फॉर ऑफर। ये इस तरह होता है प्रोस्पेक्टस, ये पब्लिक के लिए इशू किया जाता है, पब्लिक को दिखाया जाता है कि कंपनी क्या है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस इशू होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी इशू होता है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल दी होती है। इसी तरह से कंपनीज भी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि कंपनी कैसी है, और पब्लिक जो है फिर वो इशू वो कर सके, इन्वेस्ट कर सके कंपनी में। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन स्टेज आती है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है कि तमाम जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं विल बी फाइल टू द रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार को जो है वो फाइल किए जाते हैं, और जो है वो परमिशन की जाती है, ली जाती है, परमिशन ली जाती है रजिस्ट्रेशन फ़ी को जमा करवाते हुए। तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए गए और फिर फ़ी जमा करवाई गई परमिशन लेने के लिए बिज़नेस की। और एक्सपर्ट जो है फिर जो है एक्सपर्ट्स जो है वो देखते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, और ये देखते हैं कि क्या जो क्लेम्स किए गए हैं वो सही हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं नहीं, उनमें जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सही हैं बिल्कुल, या अपनी तरफ से इन्होंने झूठ लिख दिया है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं एक्सपर्ट तो फिर वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का, जिस तरह से इंसान का बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जो इस बात को शो करता है कि कंपनी की एक तरह से बर्थ हो गई है।
अच्छा, अब कंपनी की बर्थ हो गई, अब उसके बाद कलेक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कलेक्ट किया जाएगा। जो प्रोमोटर्स होंगे वो जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे कि बिज़नेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और जो प्रोस्पेक्टस बना था डॉक्यूमेंट वो भी पब्लिक को दिया जाता है, और फिर लोगों से को बताया जाएगा बिज़नेस के बारे में, और उनसे कहा जाएगा कि वो पैसा इन्वेस्ट करें। इस स्टेज को कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं लोग। शेयर या स्टॉक जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है इन्वेस्टमेंट का, सबसे छोटा टुकड़ा एक तरह से समझ लें आप, 10 रुपये का भी शेयर हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं, शेयर्स बिकते हैं जहाँ पे। और डिबेंचर्स भी लिए कंपनीज डिबेंचर भी इशू करती है, एक तरफ शेयर तो एक तरफ डिबेंचर। डिबेंचर से ऑनरशिप नहीं होती, लेकिन डिबेंचर वो लोन होता है, एक तरह से पब्लिक से एक तरह से लोन लिया जाता है। लोन लेने के लिए डिबेंचर्स किए जाते हैं इशू, और फिर पब्लिक को मुनाफा दिया जाता है फिक्स। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो इशू किया होता है, फिर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर फिर जो है वो उसके बाद फिर बिज़नेस जो है वो इशू स्टार्ट हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन के बाद कलेक्शन की जाती है फ़ंड्स की। जब फंड्स कलेक्शन हो गए उसके बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू होता है, ताकि अब जो है वो बिज़नेस हो सकता है। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके क्लोजेस क्या क्या है। नेम ऑफ द बिजनेस, अब नाम के अंदर जो है वो ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जो पहले से ही मौजूद है, और किसी नेशनल हीरो का नाम भी नहीं रखा जा सकता। और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा कंपनी का, कई सारे ऑफिस हो सकते हैं कंपनी के, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होगा। ऑब्जेक्टिव क्लोज ऑफ द कंपनी, ये भी इसमें शामिल होगा, ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा होगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो मेमोरेंडम में शामिल होंगी। इसके अलावा ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो कैपिटल होता है ये वो कैपिटल होता है कंपनी का, ये ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके अलावा लाइबिलिटी का क्लोज भी होता है कि लाइबिलिटी जो है वो इन्वेस्टर की लिमिटेड है जितना उसने इन्वेस्ट किया है, लाइबिलिटी का क्लोज भी इसमें शामिल होता है, और एसोसिएशन क्लोज भी। ये तमाम क्लोजेज जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल होते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो शेयर कैपिटल है वो होगा। प्रोसीजर टू चेंज द कंपनी, अगर जो कैपिटल है उसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर फॉर मीटिंग्स, मीटिंग बुलाने के लिए क्या प्रोसीजर यूज़ होगा। प्रोसीजर फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए क्या प्रोसीजर होगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो उसके बारे में भी लिखा जाएगा इसके अंदर। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी होते हैं, हु आर अपॉइंटेड टू रन दी अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के अफेयर्स को, मामलात को चलाने के लिए अपॉइंट किया जाता है जिनको। और ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टर्स की और उनको क्या क्या अथॉरिटीज़ मिली हैं। और राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के क्या हुकूक हैं, क्या राइट्स हैं, वो भी इसमें शामिल है। मीटिंग्स के बारे में भी होता है, यानी कि मीटिंग जो है शेयर होल्डर की मीटिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग, उनके बारे में भी होता है। डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में भी होता है। सील ऑफ द कंपनी भी इसके अंदर शामिल होता है। और डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी जो मुनाफा हो रहा है डिविडेंड, उसको हम जो है वो डिविडेंड होता है मुनाफा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिवाइड किया जाता है। अच्छा, डिसीजन फॉर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अलग से हटा के रख देती है फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में भी शामिल किया जाता है। और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी को बंद किया जाएगा तो किस तरीके से। अच्छा, अब है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में है शेयर होल्डर्स मीटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग। 3 तरह की जनरली तौर पर मीटिंग होती है। पहली है स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये सबसे पहली मीटिंग होती है जब बिज़नेस शुरू हो जाता है उसके बाद। और एनुअल जनरल मीटिंग, ये हर साल होती है, साल में एक बार होने वाली मीटिंग है। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हों तब होती है। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग की डिटेल देखते हैं। ये सेक्शन 77 जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का है वो इससे डील करता है, सेक्शन 77 के अंदर दिया हुआ है इसके बारे में। अब इस मीटिंग को बुलाने के लिए 21 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, 21 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है कि मीटिंग होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग। और उसमें कौन कौन से मैटर डिस्कस्ड होते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल अक्वायर्ड, के जो कैपिटल अक्वायर्ड किया है उसका अमाउंट, डिटेल्स ऑफ मशीनरी परचेज, जो मशीनरी खरीदी गई है बिजनेस के लिए उनकी डिटेल्स, और डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, यानी तमाम जितने भी एरियाज है बिजनेस के अंदर उनकी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो शेयर इशू किए हैं वो मिनिमम अमाउंट जो है उसके मतलब उससे कम होते हैं। जो शेयर इशू करने वाले जो है मिनिमम अमाउंट जो कंपनी ने सेट हुआ होता है, किया होता है, उससे कम होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ख़रीदेंगे अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। यानी कि कंपनी ने इशू किया शेयर, लेकिन जो मिनिमम कंपनी ने सोचा था कि इतना शेयर लोग ख़रीद लेंगे उतना ख़रीदा नहीं, तो अब एक गैप आ गया, कम ख़रीदे गए, तो फिर अंडर राइटर्स बाकी शेयर ख़रीद लेते हैं, वो गारंटी देते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बताती है कि अंडर राइटर्स को
अंडर राइटर्स के बारे में बताती है और कमीशन पेड टू देम, उनको जो कमीशन पेड किया गया उसके बारे में भी, कि उनको जो कमीशन पेड किया है वो ज़ाहिर बात है वो कमीशन लेते हैं अंडर राइटर्स और गारंटी भी देते हैं साथ में। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एरियर्स टू बी रिसीव बाय द कंपनी, और कंपनी को जो एरियर्स रिसीव के बारे में, एरियर्स के बारे में जो गैप आया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव्ड हुई। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? तमाम शेयर होल्डर्स इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं साल में एक मरतबा होती है, और इसको बुलाने के लिए भी 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस मीटिंग के? इसके अंदर जो है वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर नेक्स्ट ईयर, इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शन के बारे में जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन किए जाते हैं, तो वो उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में। एंड ऑडिटर्स विल रिव्यू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ऑडिटर्स क्या करते हैं? एनुअल अकाउंट को रिव्यू करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि कितने वो जो एनुअल अकाउंट है वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट है, उनमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, गलतियाँ उनमें कितनी कम हैं। अच्छा, शेयर होल्डर इलेक्ट करता है और अप्रूव करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, शेयर होल्डर ही इलेक्ट करेगा अब ऑडिटर्स को भी और अपॉइंट भी करेगा, अप्रूव करेगा उसकी अपॉइंटमेंट को। और अगर ऑलरेडी हायर यानी पहले से हायर्ड हैं ऑडिटर्स, तो शेयर होल्डर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और परफॉर्मेंस को देखते हुए ही डिसाइड करेंगे कि करंट ऑडिटर को रखना चाहिए या चेंज करना चाहिए। ऑडिटर से भी पूछा जाएगा कि वो कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी भी शामिल होती है। अच्छा, और इस मीटिंग के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स के दरमियान, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है और डिसीजन किया जाता है। डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के बारे में, उनको जो सैलरी वगैरह पे की जा रही है उसके बारे में भी। और ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट करता है कंपनी को किन टर्म्स के अंदर, यानी किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ बताता है। वो भी बताता है कि एक्यूरेसी कितनी है, गलतियाँ कितनी हैं और कितनी कम है, और कोई फ्रॉड तो नहीं पाया जा रहा, और कंपनी ऑर्डिनेंस जो उसके मुताबिक चला जा रहा है या नहीं चला जा रहा है, इस चीज़ के भी वो बताता है। तो इन 3 चीज़ों को जो है वो ऑडिटर बताता है। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? ये वो मीटिंग होती है जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं या सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस, या कुछ स्पेशल तरह के बिजनेस होते हैं। इसके अंदर डिबेंचर्स के बारे में भी डिसीजंस लिए जाते हैं। डिबेंचर्स एक तरह के लोन होते हैं, कंपनी को अगर लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो डिबेंचर्स के बारे में डिसीजंस लिए जाता है, तो वो बात भी डिस्कस होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। और कंपनी जो है वो अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज कर सकती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। इस मीटिंग में वो अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन चेंज कर सकती है। अच्छा, शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी जो है वो जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसको तो ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है, लेकिन तमाम ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी इशू नहीं करती, उसका कुछ हिस्सा इशू करती है जनरल पब्लिक को, उसको कहा जाता है पेड अप या इशूड कैपिटल। इशू हो गया तो इस वजह से उसको इशू कैपिटल कहा जा रहा है, और जो हिस्सा इशू नहीं हुआ उसको अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। इशू होने वाला हिस्सा इशूड कैपिटल और अनइशू कैपिटल को अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। अच्छा, अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है कैपिटल जितना इशू हुआ उससे ज़्यादा, तो क्या होगा? कंपनी जो है वो शेयर इशू करेगी बैलेटिंग करते हुए, और जितना पैसा बचेगा वो वापस कर देगी पब्लिक को। जितना, अगर ज़ाहिर बात है जिन लोगों को शेयर नहीं मिला उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। और अगर कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जितना कंपनी ने इशू किया था, तो जितना भी अमाउंट रिसीव्ड होगा वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। बाकी तो अंडर राइटर ने गारंटी दी है, वो अंडर राइटर ख़रीदेगा। अच्छा, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में, यानी कंपनी बंद हो तो किस तरीके से हो? वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी यानी कि जो मेंबर्स हैं मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, जो ऑनर्स हैं वो मिलकर सब डिसाइड कर रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी बंद की जा सकती है कंपनी, यानी कि जो मेंबर हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पेश करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वाइंडिंग अप करने के हवाले से कि कंपनी को हम जो है वो बंद कर देते हैं। अगर तमाम मेंबर्स जो है वो, अगर मेंबर्स इस बात पर इसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई हम बंद करना चाह रहे हैं, तो फिर कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट भी बंद कर सकता है कंपनीज को। मेंबर्स तो करते ही हैं, साथ में कोर्ट भी बंद कर सकता है। किस तरीके से? मेंबर्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के लिए, कोर्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं मेंबर्स, और कोर्ट जो है वो बंद कर सकता है बिज़नेस अगर जो है वो बेनिफिट नहीं है बिज़नेस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा बिज़नेस है जैसे पॉल्यूशन फैला रहा है, आबादी के दरमियान बना हुआ है और वो पॉल्यूशन फैल रही है उससे, तो ऐसा बिज़नेस भी बंद कर सकती है कोर्ट को। और जो कोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, वो कंट्री के कल्चर के ख़िलाफ़ है, कल्चर से हटके है, कल्चर को तबाह कर रहा है, तो ऐसा बिज़नेस भी कोर्ट बंद कर सकता है। और बिज़नेस जो है वो लोगों को धोखा दे रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, इस किस्म के बिज़नेस को भी कोर्ट बंद कर सकता है। तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा कि बिज़नेस को फ़ौरन बंद कर दिया जाए।
अब है लेक्चर नंबर 8। इसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये भी एक बिज़नेस की फॉर्म है लेकिन नॉन प्रॉफिट बिज़नेस होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कई सारे लोग जो है वो बिज़नेस फॉर्म करते हैं कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के लिए। मेन पर्पज़ जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है थ्रू सेल्फ हेल्प, यानी अपनी मदद करते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है। लोग अपनी मर्ज़ी से इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? ये सिस्टम प्रोवाइड करता है एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि लोग रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जिसको जिसकी ज़रूरत होती है वो उसको मिल जाती है, और इसको बनाना भी आसान होता है क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। और जो लोग इसको चला रहे होते हैं उनका इक्वल राइट होता है डिसीजन लेने में, चाहे उन्होंने जितना भी पैसा लगाया हो, उनका जितना भी शेयर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम लोगों का इसमें इक्वल राइट होता है डिसीजन लेने का। तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसका ये भी एडवांटेज है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है इसके अंदर, यानी कि लोग बैठते हैं एक साथ और जो है वो डिसीजन लेते हैं सोसाइटी, बिजनेस ऑफ द सोसाइटी के बारे में, जो बिज़नेस है सोसाइटी का। इसके अंदर मिडिल मैन को हटा दिया जाता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। मिडिल मैन हटता है तो उसकी वजह से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है फाइनेंशियली तौर पे इस तरह के बिज़नेस को। और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो लोग होते हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं, मिल के चला रहे होते हैं, तो उस वजह से। अच्छा, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। जब सोसाइटीज़ बनती हैं तो उसके अंदर वहाँ लोगों को जॉब के लिए भी रखा जाता है, और एक सेंस लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है म्यूचुअल कोऑपरेशन का। जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनके अंदर एक मदद करने का एक सेंस जो है बनता चला जाता है, कोऑपरेशन करने का, आपस में बाहमी तौर पे जो वो मिल के काम करने का। अच्छा, और ये अपॉर्चुनिटी होती है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रखने की, यानी जितनी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई की जाए। और इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं इनके लिए कम खर्चे आते हैं। अच्छा, इसके नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान ये हैं कि जो लोग इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनके पास सफिशेंट कैपिटल नहीं होता, और इसी वजह से जब कैपिटल कम होता है तो इसकी वजह से प्रोफेशनल लोग जो है वो हायर नहीं हो पाते। और क्योंकि रिमोट एरियाज़ के लोग ही ज़्यादातर पे इस तरह के बिज़नेस बनाते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते और ना वो एक्सपर्टीज़ को हायर कर सकते हैं, और लोगों के पास फिर एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और इसके अंदर सिक्रेसी भी नहीं होती क्योंकि कई सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। और टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी होती है इसके अंदर, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है वो नहीं होती। और ये बिज़नेस अगर असल सेंस में देखा जाए तो ये बिज़नेस नहीं है, क्योंकि ये पैसा कमा नहीं रही। और जो लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है इस तरह के बिज़नेसेस के अंदर। और बैंक जो है, जाहिर बात है, कैपिटल की कमी होने की वजह से बैंक जो है वो प्रोवाइड नहीं करता लोन इस तरह के बिज़नेस को। और गवर्नमेंट जाहिर बात है जब सपोर्ट करती है एक तरफ, तो फिर गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी होता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप है अब आपके सामने। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, जिसमें इंडिविजुअल फाइंड करता है अपॉर्चुनिटी को, रिस्क लेता है और अवेल करता है अपॉर्चुनिटीज़ को। अपॉर्चुनिटी किसकी? बिज़नेस के लिए वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है, उसके बाद वो रिस्क लेता है और साथ में फिर वो अवेल करता है अपॉर्चुनिटीज़, और बिज़नेस को वो स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर्स कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास एंटरप्रेन्योर की जो है वो एबिलिटीज़ होती हैं, जिनके पास एस्पिरेशन होती है, जिनके पास जो स्ट्रेटेजिक होते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब लॉन्ग टर्म प्लान, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो करते हैं, और विजन होता है उनके पास, यानी कि ख्वाब। और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंटरप्रेन्योर्स की? रिसोर्सफुलनेस, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं उनकी बिज़नेस चलाने की, रिस्क लेने की, और कंसर्न ऑफ बीइंग गुड। अब है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में है एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? पर्सनल इंटरेस्ट होता है उनका, अपनी इंटरेस्ट फॉर देयर ऑन डेवलपमेंट, वो अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जब बिज़नेस बनाते हैं तो जाहिर बात है वो उनकी अपनी डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप होती है, यानी वो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ वो कस्टमर को आज उन्होंने कोई चीज़ बेची तो अब वो ये सोचेंगे कि अब अगली बार कस्टमर से नहीं मिलना होगा, बल्कि वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखें, बार बार कस्टमर आए। डिज़ायर टू इस्टेब्लिश ऑन बिजनेस, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं इस्टेब्लिश। नीड ऑफ कंट्रोल, वो पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं बिजनेस पे, अपना कंट्रोल चाहते हैं वो। और एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटीज़, यानी अचानक से कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, अचानक से कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उसके साथ डील करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो एंटरप्रेन्योर की खुसूसियात होती हैं। अच्छा, बिज़नेस प्लान होता है। जब बिज़नेस होता है तो उसके अंदर बिज़नेस प्लान बनता है। बिज़नेस प्लान क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के, और फिर ऐसे तरीके दिए होते हैं
कि जिनके ज़रिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ऑब्जेक्टिव के तमाम दिए हुए होते हैं और फिर किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। दो तरह की सिचुएशन होती है हमारे पास, एक तो बाइंग अ बिज़नेस, अगर बिज़नेस ख़रीदा जा रहा है, और फिर बिज़नेस स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिज़नेस जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया गया, यानी बिल्कुल नया बिज़नेस शुरू किया गया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी बिज़नेस शामिल होते हैं इसके अंदर, बिज़नेस प्लान के अंदर के बिज़नेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मार्केटिंग कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, इसकी डिटेल आगे आएगी, और फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। तो अब आप देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से जब स्टार्ट होता है बिजनेस तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं बिजनेस प्लान में। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या होता है, नाम होता है बिज़नेस का, और टाइप ऑफ बिज़नेस होता है कि किस तरह का बिज़नेस है, और नाम सिंपल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नाम दूसरे बिज़नेस से मिलता जुलता ना हो, और लीगल कंसिडरेशन भी है नाम रखते वक्त, जैसे कि क्या ऐसा नाम ना हो जो लॉ ने कानूनी तौर पे अलाउ नहीं है, जैसे नेशनल हीरो का नाम नहीं रख सकते, ना किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी का नाम रख सकते हैं, यानी कि किसी नबी का नाम नहीं रख सकते, इस तरह से कोई नाम नहीं रखा जा सकता। अच्छा, लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, कहाँ है बिज़नेस, और मार्केटिंग पार्ट। अच्छा, मार्केटिंग पार्ट इसका जो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी कि कौन होंगे बिज़नेस के कस्टमर। सारे लोग तो कस्टमर नहीं होते, कस्टमर वही होंगे जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, उस प्रोडक्ट की जिनको ज़रूरत होगी, और वे यार कहाँ पे वो कस्टमर पाए जाते हैं, किस लोकेशन में हैं, और कस्टमर जो है वो वाट वुड कस्टमर लाइक टू पे, कस्टमर किस तरह पे करना चाहेगा प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, और कस्टमर क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट कंपनी बेची है कस्टमर क्या क्या फ़ायदे सोच रहा है कि उसको क्या फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा, मार्केटिंग पार्ट के अंदर एनालिसिस कॉम्पिटिटर का, यानी कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया जाए कि नेचर क्या है कंपटीशन की मार्केट के अंदर, किस तरह का कंपटीशन मार्केट के अंदर चल रहा है, और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है बिज़नेस के, और किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो बिज़नेस की डिफरेंट है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से। हमारी प्रोडक्ट यानी कि एक तरह से अगर हम बना रहे हैं मार्केटिंग प्लान तो हमारी प्रोडक्ट किस तरह से दूसरी कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंट है। अच्छा, प्रमोशनल पार्ट है बिज़नेस प्लान का कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि हाउ द मैसेज ऑफ द बिज़नेस बी प्रोमोटेड इन जनरल पब्लिक, किस तरह से मैसेज जो है बिज़नेस का जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, एडवर्टाइजिंग की जाएगी, किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, और हाउ द बिज़नेस विल बी, हाउ विल द बिज़नेस बी लॉन्च, किस तरह से बिज़नेस लॉन्च किया जाएगा। अब है फाइनेंशियल पार्ट। फाइनेंशियल पार्ट में क्या होता है, व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एंड हाउ मच शुड बी बोरो, यानी कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा और कितना अमाउंट जो है वो बोरो किया जाएगा, उधार लिया जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि इनकम कितनी एक्सपेक्टेड है, और कितना जो है वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है बिज़नेस का, कितना हम जो है वो खर्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमें टाइम है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और नेट इनकम या नेट प्रॉफिट क्या होगी बिज़नेस की गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और क्या बिज़नेस करना फिजिबल है या नहीं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट क्या है बिज़नेस प्लान का हिस्से का कंपोनेंट का, इसमें है स्ट्रक्चर, और व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर टू हैंडल द बिज़नेस, स्ट्रक्चर क्या होगा बिज़नेस को हैंडल करने के लिए। अब है लेक्चर नंबर 10, इसमें है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग जो ये एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें एक पार्टी जो है वो राइट कर देती है, पास कर देती है अपने राइट्स को दूसरी पार्टी को, यानी कि अपने राइट को वो दूसरे पार्टी को दे देती है। अब वो कौन कौन से राइट होते हैं, उसके अंदर राइट होता है ट्रेडमार्क को यूज़ करना, नाम को यूज़ करना, और यूज़ करना उसका सिस्टम, मेथड्स और रिसर्चेस को, और यूज़ करना पैकिंग मटेरियल को। ये तमाम चीज़ों के राइट्स जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे देती है। अब वो कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, वो दो पार्टीज़ होती हैं, फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र वो होती है जो अपने राइट्स को सेल करती है फ्रेंचाइजी को अपने राइट्स दे देती है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, फ्रेंचाइज़र जो होता है उसको बहुत सा पैसा मिल जाता है बगैर कुछ काम किए हुए, फ्रेंचाइजी की तरफ से काम करता है फ्रेंचाइजी, इसी वजह से तो वो राइट अपने दे देता है फ्रेंचाइज़र। फ्रेंचाइजी जो होता है वो उसको क्या फ़ायदा होता है, उसको एक बड़े बिज़नेस का एक्सेस मिल जाता है। उसको नए सिरे से अगर वो बिज़नेस खड़ा करेगा तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंचाइज़र का जो नाम है उसकी वजह से उसको काफ़ी बड़े बिज़नेस ईज़िली मिल जाता है। फेलर रेट जो होता है फ्रेंचाइज बिज़नेस का बहुत कम होता है किसी और बिज़नेस के मुकाबले में। फ्रेंचाइजी जो होता है वो वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड को यूज़ करता है। जो फ्रेंचाइजी होता है जिसको राइट्स मिला, जैसे KFC है, KFC का फ्रेंचाइज अगर बनाता है कोई तो दुनिया में चलने वाली ब्रांड है, उसका जो है वो नाम यूज़ कर रहा है वो, तो उसको वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड यूज़ करता है वो, उसके जितने भी टेस्टेड प्रोसीजर्स हैं, तो इसी वजह से इसमें बहुत कम फेलियर के चांसेस होते हैं। फ्रेंचाइज़र जो होता है वो गाइड प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी को, जितने भी बिज़नेस अफेयर्स होते हैं, जहाँ कहीं भी गाइड की ज़रूरत होती है।
चॉइस ऑफ लोकेशन, ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी गाइडेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, फ्रेंचाइज़र जो होता है वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए फ्रेंचाइजी को तैयार रहता है जब भी कोई मसला खड़ा होता है। अच्छा, इसके नुकसानात भी होते हैं। क्या पैसा इसमें बहुत लगता है, फ्रेंचाइज बिज़नेस के लिए काफ़ी पैसा लगता है। अब कोई KFC का फ्रेंचाइज़ बनाना चाहता है तो उसको काफ़ी पैसा लगता है उसको बनाने के लिए, वरना तो हर कोई बना ले। जो लोग दुकान चलाने वाले लोग हैं वो तो हर कोई बना सकता है, लेकिन इसको काफ़ी पैसा लगता है। और फ्रेंचाइजी जो होता है उसको एक हिस्सा प्रॉफिट का देना पड़ता है फ्रेंचाइज़र को, जबकि फ्रेंचाइज़र को कोई काम करना नहीं पड़ता। और कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी पे, क्योंकि उसका नाम और उसके कई सारे राइट्स वो यूज़ कर रहा है, इसी वजह से रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। अच्छा, न्यू ट्रेंड्स इन बिज़नेस में कई सारे नए ट्रेंड्स शामिल हो रहे हैं। जब से बिज़नेस शुरू हुआ है तब से अब तक काफ़ी बिज़नेस में चेंजेस आ चुकी हैं। तो ई-कॉमर्स या बिज़नेस आ चुका है अब, यानी इंटरनेट को यूज़ करना मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट को। ऑनलाइन सेल काफ़ी कॉमन होती जा रही है पाकिस्तान में भी, और वर्ल्ड में तो खैर है ही। और तो ये न्यू ट्रेंड है, ये पहले नहीं था। इस सेंचुरी में जाके ये ट्रेंड जो है काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। वुमेन इन बिज़नेस, पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो आप देखेंगे हर एरिया के अंदर, बिज़नेस के अंदर वुमेन को आप देखते हैं। अच्छा, और बिज़नेस जो है वो बेटर डिस्प्लेड है। अब ऑफिसेस वगैरह जो है बिज़नेस के अब बेहतर होते जा रहे हैं, और स्टाफ वेल मैनर्ड होते हैं। पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, अब स्टाफ काफ़ी अच्छे तरीके से डील करते हैं, कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करते हैं, गाइड करते हैं, और कस्टमर के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज होती है कि कस्टमर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दुनिया भर से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों को जो है वो ग्लोबल मार्केट के बारे में पता है, दुनिया भर की मार्केट के बारे में, और इंटरनेट ने रोल बहुत अच्छा प्ले किया है लोगों को दुनिया की मार्केट के बारे में जानने में। पाकिस्तान ने भी काफ़ी सक्सेस हासिल की है ग्लोबल मार्केट में। पाकिस्तान की प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकती है, लेकिन पाकिस्तान की कोई ब्रांड नेम नहीं बनता। अभी तक कोई ब्रांड ऐसी नहीं बनी पाकिस्तान की जिसका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा नाम हो, लेकिन पाकिस्तान की चीज़ें दुनिया भर में। अच्छा, अब है फैक्टर्स फॉर लोअर फेलर रेट। किन किन फैक्टर्स की वजह से बिज़नेस जो है वो बहुत कम फेल होते हैं। गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ की वजह से गवर्नमेंट जो है वो प्रेफर कर रही है बिज़नेस को सपोर्ट करना। तरजीहात जो है वो बिज़नेस की तरफ है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जो है वो कन्वेंस है सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को, यानी कंपनी का जो सेक्टर है उसको। अब बिज़नेसेस जो है वो ज़्यादा तौर पे अब जो बिज़नेसेस बनते हैं वो प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे बनते हैं, यानी कि प्रोफेशनल लोग जो है वो उसको चला रहे होते हैं। प्रोफेशनली तौर पे बिज़नेस को को चलाया जाता है। सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह की तरफ से। और जनरल इकोनॉमी ऑफ जो कंट्री है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अगर बेहतर होगी तो बिज़नेस भी अच्छी तरह से चलेंगे। और जो प्रोफेशनल नॉलेज के जो लोग हैं अब उनको एक्वायर किया जा रहा है बिज़नेस चलाने के लिए, जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होती है। गवर्नमेंट ने बहुत से ट्रेनिंग के सेंटर बनाए हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है बिज़नेस के बारे में। स्किल डेवलपमेंट के बहुत से प्रोग्राम हैं जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की जाती है, लोगों के स्किल्स को डेवलप किया जाता है, जैसे डिजी स्किल है। इंस्टीट्यूशन भी डेवलप किए गए, मैन पावर के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। अब है लेक्चर नंबर 11। इसके अंदर है कॉजेज़ ऑफ फेलर इन बिज़नेस, यानी किन किन वजूहत की वजह से बिज़नेस फेल होता है। जो लोग बिज़नेस चला रहे होते हैं वो कैपेबल नहीं होते बिज़नेस हैंडल करने के लिए, और वो इस बात के लिए भी इतने भी कैपेबल नहीं होते कि वो मार्केट को जान सकें कि मार्केट की सिचुएशंस क्या है, उसको जान सकें। उसको जानने के लिए वो कैपेबल नहीं होते। और फिर लोगों को करना चाहिए, जो बिज़नेस चला रहे हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी एबिलिटी सीखें ताकि वो बिज़नेस को रन कर सकें। और ये भी वजह है कि जो बिज़नेस चलाने वाले लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता बिज़नेस चलाने का। जिस बिज़नेस को वो चला रहे हैं उसका एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद नहीं है और वो बिज़नेस चला रहे हैं। और ये भी वजूहत होती है कि कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से भी बिज़नेस फेल होता है। जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका कंट्रोल होना चाहिए, कॉस्ट के ऊपर जो बनने की कॉस्ट आ रही है चीज़ों की उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वेस्टेज ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट हैंडलिंग, कस्टमर जो कंप्लेन करता है उसको हैंडल करें, उसका फ़ौरन जवाब दें और जो रिजॉल्व करें जो भी इशू है, और क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर कंट्रोल ना हो तो भी बिज़नेस फेल हो सकता है। इनसफिशिएंट कैपिटल, इतना कैपिटल नहीं है, सरमाया नहीं है जितना ज़रूरी है। बैड लक भी हो सकता है, ज़ाहिर बात है। बहुत से बिज़नेस में अच्छी तरह से कोशिश की जा रही है चलाने की, लेकिन बैड लक हो गया। और नेचुरल डिज़ास्टर भी आ सकते हैं, कुदरती आफत कोई भी आ जाए उसकी वजह से भी। अब किन किन वजूहत की वजह से बिज़नेस सक्सेस होता है? हार्ड वर्क की वजह से, मेहनत करने की वजह से, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, डेडिकेशन की गई, कमिटमेंट की गई, रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट, जो मार्केट का रिस्पॉन्स है उसके मुताबिक चलाया गया बिज़नेस को, और कॉम्पिटेंस होना यानी कि एबिलिटी होना है, यानी कि नॉलेज होना मार्केट के बारे में, नॉलेज होना प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज होना सिस्टम्स के बारे में।
लक एंड एक्ट ऑफ गॉड, उससे भी फ़र्क पड़ता है, लक है अच्छा है या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, जैसे लॉ ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट करता है बिज़नेस को, तो उससे भी बिज़नेस अच्छा चलता है। लॉ रिलेटेड टू हेल्थ, उससे भी बिज़नेस जो है वो अगर वो सपोर्ट करता है तो बिज़नेस अच्छा चलता है। क्लाइमेट अच्छा हो जाता है तो उससे बिज़नेस अच्छा चलता है। और डिज़ास्टर वगैरह भी अगर नहीं आया कोई डिज़ास्टर तो उससे भी बिज़नेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब आपस में हैंड ज्वाइन कर लेती हैं और बिज़नेस करती हैं तो उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होता है कि कंबाइन हो जाते हैं, दो बिज़नेस कंबाइन हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों बिज़नेस के स्किल्स और एबिलिटीज़ जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब स्ट्रेटेजिक अलाइंस ये भी एक तरह का बिज़नेस के अंदर ज्वाइन किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ होती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कोलैबोरेट करती है म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। और इस तरह की जो अलाइंस बनती है नॉर्मली एयरलाइंस जो होती हैं उनके अंदर देखने में आता है, जैसे कि अब यहाँ से यूएस से जाना है तो डायरेक्टली यूएस से की कोई फ़्लाइट नहीं है पाकिस्तान से, दरमियान में किसी और कंट्री जाना होगा तो अब दो एयरलाइन आपस में कोलैबोरेट कर लेंगी, यहाँ से एक एयरलाइन में जाएंगे और फिर दरमियान में दूसरी एयरलाइन में, तो अब वो दो एयरलाइन आपस में क्या करेंगी, प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगी और साथ में क्लाइंट हैंडलिंग, यानी कि क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल किया जाए। अब एक जगह जब वो दरमियान में उतरेगा तो उसको कुछ वक्त वहाँ गुजारना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो क्लाइंट जो वो दूसरी एयरलाइन में सवार होगा, तो इसको हम कहते हैं डिसीजन इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक अलाइंस। अब मर्जर है, मर्जर एक अलग, इसके अंदर भी क्या होता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन हो जाती हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उसका फिर नाम भी दूसरा होता है। दो और दो जैसे चार होते हैं तो दो और दो मिल के चार बन गए, तो दो और दो की अलग वैल्यू ख़त्म, अब एक चार नई चीज़ बन गई। तो इसी तरह से मर्जर है, दो ऑर्गेनाइजेशन जब मिली तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। एक्विजिशन में क्या होता है एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को एक्वायर कर लेता है, तो वो जो बिज़नेस एक्वायर किया, जिस बिज़नेस को एक्वायर किया गया वो ख़त्म हो गया और जिसने एक्वायर किया गया उसका क्या हुआ, उसको क्या क्या फ़ायदे हुए, उसका साइज़ बढ़ गया और उसने कंपटीशन रिड्यूस कर दिया। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया तो एक तरह से रिड्यूस हो गया कंपटीशन और उसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है फेसबुक का। अब है हमारे सामने लेक्चर नंबर 12, इसमें है इंपोर्ट्स का क्या मतलब होता है, गुड्स जो कि बने कहीं और डोमेस्टिकली उनको सोल्ड किया जा रहा है, यानी कि किसी और मुल्क में बने और उसको अपने मुल्क में बेचा जाए, उसको जो है वो क्या कहा जाता है इंपोर्ट्स। जैसे कि केमिकल्स अक्सर इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और टेक्नोलॉजी, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्सपर्टीज़, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स को देखना चाहिए जब इंपोर्ट किया जा रहा हो, कि आइडेंटिफिकेशन की जाए प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्टेड हो, प्रोसीजर्स को देखा जाए, मेथडोलॉजीज़ को देखा जाए, टेक्निकल प्रोसेस की देखा जाए और डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, गुड्स जो कि डोमेस्टिकली बने, अपने मुल्क में बने और किसी और मुल्क में उनको बेचा जाए, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कंट्री के लिए प्राइड की बात है, और यूटिलाइजेशन होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी ये है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ इंटरनेशनली एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को जो है प्रमोट किया जा सके, उसके लिए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया, जिसको गेट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट था कंट्रीज़ के दरमियान, कई सारे मुल्कों के दरमियान, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज किया जा सके। ये एग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और उसके अलावा WTO बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इसका स्कोप क्या है, ये तमाम आर्टिफिशियल जो है वो बैरियर्स को रिमूव करती है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज किया जा सके, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था 1 जनवरी 1995 को। अच्छा, अब आपके सामने है पर कैपिटा इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए इकोनॉमी के हिसाब से। हो सकता है आप इसको डिटेल में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ें। इसका मतलब है पर कैपिटा इनकम का टोटल इनकम कंट्री की, उसको हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे सामने पर पर्सन की इनकम आ जाएगी कि जो एक शख्स है कंट्री की, उसकी इनकम कितनी है, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा है, कैपिटल नहीं है, एल नहीं है इसमें। अच्छा, टूल्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको नापने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या है। वर्ल्ड को हम डिवाइड करें अगर, तो 3 कैटेगरी पे हम डिवाइड कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम के मुताबिक। हाई इनकम कंट्रीज़ कौन से होते हैं, ये वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं $9,000 या उससे भी ज़्यादा, $9,000 या उससे भी ज़्यादा।
मिडिल इनकम कंट्री कौन से होते हैं? ये वो कंट्री होते हैं जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं $765 से लेकर $9,000 के दरमियान, US डॉलर्स, ऊपर भी US डॉलर की बात हुई है। तो इतना अमाउंट जो जहाँ लोग अर्न कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़। और लोअर इनकम कंट्रीज़ कौन से होते हैं? ये वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे लोग $765 से कम, जहाँ लोग कम अर्न कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का जो है वो थोड़ा कम है $765 से, तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो मूव कर रहा है मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज़ की तरफ। अच्छा, अब है आपके सामने वर्ल्ड मैप, और इसके अंदर ये जो लाइन दिख रही है रेड वाली, ये इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर 2 हिस्सों में बांटा गया है वर्ल्ड को, एक नॉर्थ और साउथ में। इससे ऊपर का एरिया जो है वो नॉर्थ का है और नीचे का एरिया जो है वो साउथ का है। इसको इक्वेटर इसलिए कहा जाता है कि ये जिस कंट्री के ऊपर से गुजर रहा है उस कंट्री का नाम है इक्वेडोर, इस वजह से कहा जाता है। और इसके जो करीबी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जो अगर हम साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ के अंदर सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इक्वेटर के वो है ऑस्ट्रेलिया, वो सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप को 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ईस्टर्न यूरोप रिलेटिवली वेस्टर्न यूरोप जो है वो कम डेवलप है, और जो वेस्टर्न यूरोप है वो ज़्यादा डेवलप है, वो ज़्यादा बड़ी मार्केट है। अच्छा, पाकिस्तान जो है कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट का आइटम पाकिस्तान का पूरी दुनिया भर में मशहूर है। एक्सपोर्ट आइटम एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट जैसे राइस, चावल वगैरह पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल के अंदर बेडशीट है, टी शर्ट्स है, टॉवल्स वगैरह, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस क्या हो, मतलब गैप बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड सरप्लस एंड डेफिसिट। जब गैप पैदा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान तो सरप्लस बनता है या डेफिसिट बनता है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में तो डेफिसिट होगा, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट के मुकाबले में तो सरप्लस होगा। और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट निकाल देंगे। जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो टोटल रिसिप्ट्स और टोटल पेमेंट्स होती हैं। टोटल रिसिप्ट्स जितनी भी आई, जितनी भी वसूली हुई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में, उसमें से अगर हम टोटल पेमेंट्स को निकाल देंगे तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाती है। अगर रिसिप्ट्स जो है वो ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, जो हमें रिसिप्ट हो रहा है अमाउंट वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है। और अगर पेमेंट अमाउंट ज़्यादा है जो हमने पे किया है तो फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या मतलब? हम जो है वो इम्पोर्टर भी हो सकते हैं, एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट टू कंज्यूम सरप्लस प्रोडक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। अच्छा, इंटरनेशनल फर्म्स क्या होती है? इंटरनेशनल फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जिनके ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड होते हैं, दुनिया भर में उनके ऑपरेशंस होते हैं। इनको मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा कंट्री में होती हैं, मल्टीनेशनल्स होती हैं। और ये डिज़ाइन करती हैं प्रोडक्ट सेपरेटली फॉर ईच कंट्री। हर कंट्री के लिए इनकी प्रोडक्ट अलग अलग डिज़ाइन होती हैं, ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट को सारी कंट्रीज़ में बेचते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जिनके मुताबिक तमाम की तमाम जो पूरी वर्ल्ड को वो सिंगल मार्केट कंसिडर करती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज इनकी प्रोडक्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज एक ही स्टैंडर्ड इनका होता है प्रोडक्ट का। अब है हमारे सामने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? पहला है इंडिपेंडेंट एजेंट। इंडिपेंडेंट एजेंट क्या होता है? ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, लेकिन वर्क करता है ये इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए ये काम करता है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड, अपॉइंटमेंट की जाती है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अब्रॉड में, बाहर के मुल्क में। उसके अलावा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेटेजिक अलाइंस बनाई जाती है, ये आ चुका है पहले भी। स्ट्रेटेजिक अलाइंस 2 कंपनीज़ के दरमियान होती है ये। और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली जो है वो किसी फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेक्चर नंबर 13 इसमें है बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? सोशल एंड कल्चरल बैरियर होता है,
हर सोसाइटी डिफरेंट होती है दूसरी सोसाइटी से, हर सोसाइटी का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है दूसरी सोसाइटी से, और डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। जो पाकिस्तान का, इंडिया का लाइफस्टाइल है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का नहीं है, तो इसी तरह से और दूसरे कंट्रीज़ का डिफरेंट लाइफस्टाइल है। रिलीजन हर कंट्री के अंदर ज़ाहिर बात है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट रिलीजन, और हर रिलीजन के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उसके फॉलोअर्स, मानने वाले फॉलो करते हैं। और रिलीजन जो है वो इनकरेज करता है कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग को, और कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने से रोकता है, यानी जो हलाल हैं और जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं उनके ऊपर इनकरेज किया जाता है कि स्पेंड करें लोग, और जो हराम चीज़ें हैं उनके ऊपर स्पेंड ना करें। क्लाइमेट का फ़र्क आता है, डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं, और लॉज हर कंट्री के अंदर मुख्तलिफ़ कानून होते हैं, और कानून भी मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ कानून, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड अलग कानून है, सेफ्टी का अलग कानून है, कस्टमर रिलेशनशिप का कानून, प्राइसिंग का कानून और पैकिंग का कानून। और एनवायरनमेंट, डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट होते हैं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस आते हैं, यानी जो माशी सूरत हाल होती है उसमें फ़र्क आता है। पर कैपिटा इनकम डिफरेंट होती है, यानी कि पर पर्सन की जो इनकम होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और इकोनॉमिक सिस्टम्स भी डिफरेंट होते हैं, कहीं पर कैपिटलिज्म है तो कहीं पर सोशलिज्म है तो कहीं पर मिक्स इकोनॉमी है। और लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फ़र्क आ जाता है जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात करते हैं। जैसे यूएस में आईफोन को प्रेफर किया जाता है, इस तरीके से। पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट होते हैं, कहीं पर कम्युनिज़म है तो कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पे किंगडम है। इस तरह पॉलिटिकल सिस्टम में भी फ़र्क आता है। टैरिफ होते हैं, टैरिफ लगाया जाता है, ये टैक्स होता है जो गुड्स जो सामान बाहर से आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि इंपोर्ट को कम किया जा सके। और कोटा भी लगाया जाता है, कोटा के अंदर कोई टैक्स वैक्स तो नहीं होता, लेकिन एक लिमिट लगा दी जाती है कि इतने सामान से ज़्यादा अब सामान नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख पीस ऑफ मोबाइल फ़ोन, 1 लाख पीस आएंगे मोबाइल फ़ोन के, ये एक लिमिट लगा दी गई। तो इस तरह से कोटा के अंदर लिमिट लगा दी जाती है। सब्सिडीज़ भी एक बैरियर होता है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। कोई मुल्क अपने मुल्क की कंपनीज़ को सब्सिडीज़ देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करें, और सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी तो उनकी इकॉनमी बचेगी ताकि लोग उस मुल्क की चीज़ ख़रीदेंगे और इम्पोर्टेड चीज़ों से बचेंगे। और फिर सस्ती चीज़ बनने से एक और फ़ायदा भी होता है, वो मुल्क जिस कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है वो फिर आगे एक्सपोर्ट भी कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं बिज़नेस एथिक्स की। एथिक्स क्या होते हैं? ये बेसिक बिलीव्स होते हैं, बुनियादी बिलीव्स, बुनियादी अकायद जो है अ कंपनी डिसाइड टू परस्यू, जो कंपनी डिसाइड करती है परस्यू करने के लिए एंड करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन के दरमियान कंपनी जो है वो डिसाइड करती है परस्यू करने के लिए उसको और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बुनियादी अकायद होते हैं। और एथिकल बिहेवियर क्या होता है? एथिकल बिहेवियर वो होता है जो सोसाइटी के बिलीव्स के मुताबिक हो। अगर सोसाइटी के बिलीव्स से हट के होगा तो वो अनएथिकल कहलाएगा, यानी गैर अखलाकी। और बिज़नेस जो है वो एक सिस्टम के अंदर चल रहा है, उसी सिस्टम के अंदर चल रहा है। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या है? ये वो प्रैक्टिस है कंपनी की जो सोसाइटी के मुताबिक है, उसको हम कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कहते हैं। एथिकल बिहेवियर जो है वो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जब मैनेजमेंट करेगी एथिकल बिहेवियर को तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स एम्प्लॉय की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात वगैरह रखना, इंट्रैक्शन विद गवर्नमेंट के साथ इंट्रैक्शन। प्लान्स टू इनिशिएट एथिकल बिहेवियर टूवर्ड्स पीपल, ऐसे प्लान बनाए जाए ताकि एथिकल बिहेवियर किया जाए लोगों के तरफ। और टू इनिशिएट एथिकल प्रोग्राम, और एथिकल प्रोग्राम्स का स्टार्ट किया जाए, उनको शुरुआत की जाए एथिकल प्रोग्राम्स की। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाए जो जिनमें अखलाकियात वगैरह शामिल हो, अखलाकियात सिखाई जाए। अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचना और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को से अवॉइड करना, उनसे बचना जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माशरती तौर पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी जो काम कर रही है। अब इसमें क्या क्या शामिल होती है? एथिकल एटीट्यूड हो कस्टमर की तरफ, कस्टमर के साथ आपका अखलाकी रवैया हो, एम्प्लॉइज़ को जो डील करें उसमें अखलाकी तौर पे किया जाए, और कम्युनिकेशन जो की जाए गवर्नमेंट या लोकल बॉडी से वो अखलाकियात के मुताबिक की जाए, अखलाकी तौर पे की जाए, कोई इस तरह की चीज़ न शामिल हो जो गैर अखलाकी है। और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं कंपनी के, उनके साथ भी अखलाकी तौर पे पेश आया जाए।
अब है लेक्चर नंबर 14। इसमें है स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर की डिटेल आ रही है। स्टेक होल्डर्स ये वो लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के अफेयर्स में किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें कस्टमर्स शामिल है, इनमें एम्प्लॉयज़ शामिल है, इनमें सप्लायर्स शामिल है जो सप्लाई करते हैं माल को, बैंकर्स शामिल है, गवर्नमेंट शामिल है, एंड सोसाइटी एट लार्ज, और जो माशरा है वो भी ज़्यादा तौर पर इसमें शामिल है। अच्छा, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो इसमें है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? उसका मतलब है कि कंज्यूमर के राइट्स को जो है वो कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जो उनको राइट्स हैं, और ऐसी प्रोडक्ट हासिल की जाए, यानी कस्टमर वो प्रोडक्ट हासिल करे जो उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो, और कस्टमर की सेफ्टी हो। जो प्रोडक्ट है वो ऐसी बनाई जाए जिसमें कस्टमर की सेफ्टी हो, और कस्टमर का राइट है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले प्रोडक्ट के बारे में, सप्लायर के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या अज्जा यूज़ हुए हैं, एंड ओरिजिन ऑफ द कंपनी, किस मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट है, और साथ में मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, ISO हो रहा है या पाकिस्तान स्टैंडर्ड हो रहा है, और राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू चूज़, क्वालिटी सर्विस, ये तमाम राइट्स जो है वो कस्टमर के हैं। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड एनवायरनमेंट्स, एनवायरनमेंट की तरफ यानी जो माहौल है उसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट वाटर, जो पानी में वेस्ट हो रहा है उसको रीप्रोसेस किया जाए, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए, रिसाइकिल किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए स्मोक की, जो धुआं है उसकी, और रीप्रोसेसिंग की जाए हीट की। अच्छा, अब एथिक्स फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के एथिक्स हैं, क्या क्या अखलाकियत होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग में, यानी सच्चा ट्रथफुल होना चाहिए, सच बताना चाहिए, ट्रथलेस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। झूठ होगा तो उससे लोग जो है वो फिर झूठ के आदी होते चले आएंगे। ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट जो माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिन पर लोग सवाल उठाएं। ऑब्जेक्शनेबल अपील ना की जाए, इमोशनल अपील ना किया जाए, बच्चों को दिखा के इमोशनली तौर पर लोगों को अपील ना किया जाए। फेयर फैक्टर ना दिखाया जाए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी का कोई ऐड है तो उसमें एक्सीडेंट वगैरह इस तरह के सीन दिखा के लोगों के अंदर खौफ ना पैदा किया जाए। सेक्सुअल कॉनोटेशंस यूज़ ना की जाए, ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीज़ें ना दिखाई जाए जिससे प्रोवोक किया जा सके सेक्सुअल अराउजल को। और ऑब्जेक्शनेबल टाइमिंग्स, यानी कि गलत टाइमिंग पे कोई चीज़ ना दिखाई जाए कि फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर आए और ऐसे दरमियान में जो है वो फैशन के ऐड चला दिए जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं एडवर्टाइजिंग की। उसके अलावा स्मोकिंग जैसी चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए, और कोई भी प्रोडक्ट अंडर एज कस्टमर को ना बेची जाए, जो बड़ों की प्रोडक्ट है बच्चों को नहीं बेची जाए, और जो कानूनी दायरा है उसके अंदर रहते हुए काम किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन से अवॉइड किया जाए, जैसे कि मेल या फीमेल को प्रेफरेंस, किसी एक जेंडर को प्रेफर ना किया जाए, और इसी तरह किसी रेशियल तौर पे किसी नस्ली तौर पे किसी वाइट को ब्लैक पर प्रेफर करना या किसी ब्लैक को वाइट पर प्रेफर करना। और इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। विसल ब्लोअर्स क्या है? विसल ब्लोअर्स कुछ लोग होते हैं जो इर्रेगुलरिटीज़ को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई इर्रेगुलर किस्म का काम हो रहा है जो रेगुलर वर्क से हट के है, तो वो उसको मैनेजमेंट की नॉलेज में लाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शोर मचाते हैं, फ़ौरन देखते हैं कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो रेगुलर वर्क से हट के है, तो ये बहुत काम के लोग होते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, दूसरों के ज़रिए काम लेना। अब जब दूसरों के ज़रिए काम लिया जाता है तो मैनेजर कौन होता है? मैनेजर ये वो शख्स होता है जो कि फंक्शन करता है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए फंक्शंस को परफॉर्म करता है मैनेजर्स, और दूसरों के ज़रिए काम लेता है। अब वो फंक्शंस क्या है मैनेजर के? प्लानिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं हमने अचीव करनी है और किस तरह से हम अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में करना, डिसीजन लेना है जो वर्कर्स परफॉर्म करेंगे, कौन सा वर्कर कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा, और ग्रुपिंग कर दी जाए एक्टिविटीज़ को, ग्रुप्स बना दिए जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के। डेलीगेशन की जाए अथॉरिटी की, जो अथॉरिटी मैनेजर के पास है वो अथॉरिटी नीचे भी वो डिवाइड कर दे ताकि लोगों से काम निकलवाया जा सके। स्टाफिंग की जाए, स्टाफिंग का मतलब है जो जो पोजीशन खाली हैं उनमें स्टाफ को लाके भर्ती किया जाए। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। और कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट करना। अब इन्फॉर्मेशन बहुत से सोर्सेज से रिसीव होती है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए और डिसएमिनेट कर दिया जाए, फैला दिया जाए, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग की जाए, जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा खड़ा हो जाए उसको हैंडल किया जाए। नेगोशिएशन की जाए, किसी मैटर पे अगर नेगोशिएशन करना पड़े
रिसोर्स की एलोकेशन की जाए, मुख्तस कर दिया जाए, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ रिसोर्स को मुख्तस किया जाए कि इस काम के लिए ये रिसोर्स यूज़ होगा, और कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल का मतलब ये है कि ये देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है नहीं। अगर राइट डायरेक्शन से हट के जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह से हट रही है, तो ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ कि उसको दोबारा राइट डायरेक्शन में लाया जा सके। अब है हमारे सामने लेक्चर नंबर 15। इसमें है मैनेजरियल स्किल्स। 3 तरह के मैनेजरियल स्किल होते हैं। पहला है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ये वो स्किल्स होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर इसका मतलब है कि एबिलिटी टू थिंक, यानी कि ऐसी एबिलिटी जो कि सोचने की एबिलिटी हो, प्लानिंग के लिए और ऑर्गेनाइजिंग के लिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त सोचने की एबिलिटी को कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कहा जाता है। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो मिडिल मैनेजर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये इसका मतलब है दूसरों के साथ डील करने की एबिलिटी, किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ सबऑर्डिनेट या अपने से सुपीरियर्स के साथ किस तरीके से डील्स किया जाए, ये है इंटरपर्सनल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है नॉलेज होना प्रोसेसेस और ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं काम को करने के लिए, उनकी नॉलेज होना, और ये ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर पर लोअर लेवल के मैनेजर को। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स का मतलब है मंजिल। ये वो मंजिल है जहाँ पे कंपनी जो है वो पहुँचना चाहती है, ये वो मंजिल है, वो डेस्टिनेशन है। और स्ट्रेटजी क्या होती है? ये सेट ऑफ प्लान होते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के, यानी कि लंबे अरसे के। तो सेट ऑफ प्लान्स यानी बहुत सारे प्लान्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के, काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के। अब लेवल्स हैं स्ट्रेटजीज़ के हमारे सामने। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी होती है, जिसके अंदर तमाम ऑपरेशंस, प्रोसेसेस और यूनिट्स शामिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ये वो स्ट्रेटजी होती है कॉर्पोरेट लेवल की। और SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है जिसके अंदर सेपरेट प्लानिंग की, एक अलग प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब है हमारे सामने फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज़। ये वो लेवल की स्ट्रेटजी होती है जिसमें तमाम फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। इसी वजह से इसको ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज़ कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गोल सेटिंग के। गोल्स क्यों सेट किए जाते हैं, जिसको मंजिल कहते हैं? क्योंकि गोल्स हमें डायरेक्शंस बताता है। जब हमें मंजिल पता होगी तो हमें पता होगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है। रिसोर्स एलोकेशन, अब हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हम रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से एलोकेट करेंगे, किस चीज़ को हमने कौन सा रिसोर्स देना है। और इसी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको भी हम सेट कर पाते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक कल्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। हम सेट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, और असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है, इसको भी हम असेस कर पाते हैं। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन स्टेटमेंट ये जो है ये पर्पस है सर्वाइवल का किसी ऑर्गेनाइजेशन के। किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का जो पर्पस है वो मिशन स्टेटमेंट है। मिशन स्टेटमेंट बताता है, डिस्क्राइब करता है लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी जो ज़िंदगी है ऑर्गेनाइजेशन की, जो लाइफ टाइम है उसके पूरी लाइफ टाइम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और मिशन स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट होता है। ये एक स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए नहीं होता, बल्कि पूरा जनरल होता है। और ये लिखा होता है इन टर्म्स ऑफ किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है प्रोडक्ट वगैरह से या जो भी चीज़ ऑफर हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से, और सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी से। और मिशन स्टेटमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान है, यानी कि लंबी ड्यूरेशन का। अच्छा, टाइप्स ऑफ गोल्स हैं। अब 3 तरह के गोल्स होते हैं: लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं? जो ऐसा प्लान जो 1 साल से कम अरसे के लिए बनता है। मीडियम टर्म गोल्स क्या होते हैं? ऐसा प्लान जो 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए बनता है। और लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो 3 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ गोल के अंदर अगर हम देखें, जो इसकी लेंथ होती है वो डिपेंड करती है एक्टिविटीज़ पे। कुछ एक्टिविटीज़ को शॉर्ट टर्म गोल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को लॉन्ग टर्म की, इस तरह से। और रिसर्च ने ये बताया है कि जो लोग प्लान करते हैं उनका ज़्यादा सक्सेस रेट है लाइफ में, जो लोग प्लान नहीं करते उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है अब आपके सामने। इसके ऊपर आप एक हो सकता है कोर्स भी पूरा पढ़ें अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। ये वो एरिया है जिसके अंदर लोगों के से डील किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से जो डील किया जाता है उस डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके अंदर तमाम जो लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में डील किया जाता है, जैसे कि अट्रैक्टिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फिर मेंटेन किया जाता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको मेंटेन करना, रिक्रूटमेंट की जाती है वो भी HR का काम होता है, और सिलेक्शन जो की जाती है जॉब के लिए वो भी HR का काम होता है। और इसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ जो है लोगों की, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें है ट्रेनिंग करवाना, HR का काम होता है। ट्रेनिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ की, उनकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल की जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और कंपनसेशन यानी जो सैलरी वगैरह उनको दी जाती है उसके बारे में भी डिसाइड HR डिपार्टमेंट करता है। और हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉई की हेल्थ के बारे में और उसकी सेफ्टी के बारे में कि उसको सेफ्टी के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे काम करने के लिए।
स्कोप ऑफ HRM क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? इसमें है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब प्लानिंग यानी कि टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, कौन किस तरह के लोग चाहिए, उनकी किस तरह के, व्हेन रिक्वायर्ड कब ज़रूरी है, कौन से किस तरह के लोग चाहिए और कब ज़रूरी हैं और कितने लोग होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें आई थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। और जॉब एनालिसिस, जॉब का तजिया, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी और लेबर यूनियन जो ये वर्कर्स के राइट के लिए काम करती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो HRM के अंदर आ जाती हैं। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है तमाम इन्फॉर्मेशन को जमा करना जो जॉब के मुताल्लिक हो। और इसमें दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्राइब करता है एक्टिविटीज़ को किसी एक जॉब की, पार्टिकुलर जॉब की, यानी किसी भी एक जॉब की जो है वो एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या शामिल होता है? जॉब का टाइटल, जॉब की लोकेशन, कहाँ पर जॉब है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है और सुपरविजन क्या है, किसकी सुपरविजन में। अच्छा, जॉब स्पेसिफिकेशंस जो है वो डिस्क्राइब करता है ह्यूमन स्किल्स को, कि कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। किसी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट की जॉब है तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है जॉब स्पेसिफिकेशन में? क्वालिफिकेशन शामिल होती है, यानी एजुकेशन वगैरह। अब अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट की एजुकेशन के लिए BCom या MBA या CA वगैरह जैसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जेंडर की भी आ जाती है कि क्या जॉब ऐसी है कि किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए है या नहीं है, ये भी उसमें आ जाता है। एज कितनी हो, यंग हो, फ्रेश हो, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। एक्सपीरियंस होल्डर वाली बात अलग से भी आ गई कि एक्सपीरियंस फ्रेश चाहिए या एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, स्पेशल स्किल्स की किसी अगर ज़रूरत पड़ जाए वो, और एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें जो है वो जॉब एनालिसिस में आ जाती हैं। लेक्चर नंबर 16 16वां लेक्चर है, अब है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डिटेल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसके अंदर है गैप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, यानी कि डिमांड और सप्लाई में ह्यूमन रिसोर्स के क्या क्या कितना गैप आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है। जो एम्प्लॉयज़ की सप्लाई है क्या उतनी ही डिमांड है, और जितनी डिमांड की उतनी सप्लाई है या नहीं। अच्छा, और कंडीशन क्या है ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई की मार्केट के अंदर। कहाँ अब लोगों को किस तरीके से ढूंढा जाए, किस तरीके से लोगों को ढूंढा जाए जॉब के लिए, जॉब पर रखने के लिए। इंटरनल सोर्सेज भी हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी सोर्सेज भी हैं, दोनों तरह की सोर्सेज हैं। स्किल्स इन्वेंटरी क्या होता है? ये वो चार्ट होता है जो शो करता है तमाम वर्कर्स के स्किल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके स्किल्स को शो करने वाला चार्ट होता है स्किल्स इन्वेंटरी। रिप्लेसमेंट चार्ट, ये रिप्लेसमेंट चार्ट शो करता है टर्नओवर कितना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी जो लोग जॉब छोड़ के जाते हैं उसको शो करता है ये रिप्लेसमेंट चार्ट। टर्नओवर रेट क्या है, कौन डिटेल थोड़ी सी, इसका मतलब है कि जितने लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, टेंडेंसी टू लीव जॉब्स, उनके बारे में, उनका मतलब ये जितने लोग ज़्यादा होंगे जॉब छोड़ने वाले उतना ज़्यादा टर्नओवर रेट होगा, जितने लोग कम होंगे उतना रेट कम होगा। रिटेंशन का क्या मतलब है? यानी लोगों को रोकना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये रिटेंशन कहलाता है। एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं, और रिप्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की बेसिस पे भी रिप्लेसमेंट होती है, एक एम्प्लॉय की जगह दूसरे एम्प्लॉय को लगाया जाए। अच्छा, रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना लोगों को किसी जॉब के लिए, अट्रैक्ट करना रिक्रूटमेंट का मतलब है। एडवांटेज, अगर रिक्रूटमेंट अंदर से ही की जाए ऑर्गेनाइजेशन के तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? उसका फ़ायदा ये होगा लोग ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप लेंगे तो वो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे। और अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, बाहर से लेंगे लोगों को, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं कि आपको वैरायटी ऑफ टैलेंट मिल जाएगी, नया टैलेंट मिल जाएगा, एबिलिटीज़, वैराइटीज़ ऑफ एबिलिटीज़, नई एबिलिटीज़ मिलेंगी, इन वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन, नई क्वालिफिकेशन की लोग जो है वो मुख्तलिफ और नई तरह की क्वालिफिकेशंस के साथ आपको मिल सकेंगे। और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी तरह का कोई फ़र्क ना हो लोगों को जब हायर किया जाए, जॉब के लिए रखा जाए, ना तो जेंडर की बेस पे किया जाए मेल फीमेल, ना किसी रेस की बेस पे किया जाए, कोई भी रेस की हम मिसाल ले लें उसमें फ़र्क ना किया जाए, ना कलर के ऊपर फ़र्क किया जाए कि डार्क कलर या लाइट कलर को प्रेफर किया जाए। और सोर्सेज टू फाइंड पीपल के अंदर हमारे सामने इनफॉर्मल सर्च भी आती है एक, कि ये वो मेथड है जब रेफरेंस लोगों के रिक्वायर्ड होते हैं, किसी के रेफरेंस पर रखा जाए तो उसके लिए इनफॉर्मल सर्च की जाती है। और जॉब पोस्टिंग भी की जाती है, यानी कि नोटिस लगा दिए जाते हैं जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो कहाँ कहाँ पे लगाए जा सकते हैं? कैफेटेरिया में लगाया जा सकता है, फेयर प्राइस शॉप में लगाया जा सकता है जो शॉप होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पोर्ट्स फील्ड में लगाया जा सकता है, और रिसेप्शन डेस्क पे लगाया जा सकता है, नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जा सकता है, और यूनियन ऑफिस के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी फाइंड किया जा सकता है जॉब के लिए लोगों को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तब फाइंड किया जाता है जब फ्रेश ग्रेजुएट्स की ज़रूरत हो, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स ईजिली मिल जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में।
और फिर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है इंस्टीट्यूशंस की, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो टीचर्स होते हैं। जब सिलेक्शन की जाती है टीचर्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी लोगों को फाइंड किया जाता है जॉब के लिए, और वो तब किया जाता है जब सीनियर पोस्ट के लिए लोग रिक्वायर्ड हो, क्योंकि सीनियर पोस्ट के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस के लोग रिक्वायर्ड होते हैं। और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का भी सहारा लिया जा सकता है। ये वो लोग होते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं सिलेक्शन के अंदर, और इनकी तब ज़रूरत पड़ती है जब टाइम कम हो सिलेक्शन के लिए, और जॉब बड़ी टेक्निकल किस्म की हो, तो टेक्निकल किस्म के लिए बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए, और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो है वो काफ़ी दूर हों एक दूसरे से तब। अच्छा, एडवर्टाइजिंग भी की जा सकती है। एडवर्टाइजिंग मुख्तलिफ मीडिया में दी जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर है या इंटरनेट है, और मीडिया तभी यूज़ किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ़ जॉब्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा किस्म की जॉब हो। लेकिन डिसएडवांटेज भी होता है मीडिया यूज़ करने का। वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है एप्लीकेशंस को हैंडल करना, और ये पैसे वाला काम भी है। अच्छा, सिलेक्शन, अब सिलेक्शन का स्टेज है जॉब पर हायर करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन स्टेज होता है ये। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं? फिलिंग अप फॉर्म शामिल होता है, इंटरव्यू शामिल होता है, और डेवलपिंग टेस्ट, यानी टेस्ट जो लिए जाते हैं सिलेक्शन के लिए। एप्लीकेशन ब्लैंक है अब आपके सामने। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है? ये एक फॉर्म है जो कि एम्प्लॉयर डिज़ाइन करता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ के लिए, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए, ताकि वो फिल कर सकें। अब वो फिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि डेटा का जो है उनका रिकॉर्ड जमा होता जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक, जॉब के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, अब सिलेक्शन के अंदर जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू भी होते हैं। टेस्ट लिया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है, और जो टेस्ट और इंटरव्यू की नेचर होती है वो जॉब के मुताबिक होती है। और टाइप ऑफ टेस्ट भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक अचीवमेंट टेस्ट होता है जिसके अंदर नॉलेज टेस्ट की जाती है कि कैंडिडेट्स ने जो एजुकेशन हासिल की उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल किसी ने MBA किया है तो MBA के मुताबिक नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, नफ्सियाती, यानी कि उसमें देखा जाता है उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका ट्रेड्स कैसा है जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा स्किल टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें स्किल्स टेस्ट की जाते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, या टेस्ट ऑफ ट्रायल लर्निंग है, या स्किल्स टेस्ट, ये तमाम टेस्ट इसमें शामिल होते हैं। और मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है ताकि फ़िज़िकल कंडीशन कैंडिडेट की चेक की जा सके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद ज़ाहिर बात है फ़िज़िकल कंडीशन में चेंजेस आएगा, और ये बात कभी मेक श्योर किया जा सके कि कोई ट्रांसफरेबल डिजीज़ तो नहीं है कैंडिडेट को, यानी कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो लगने वाली बीमारी है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें देखी जाएँ जब टेस्ट बनाया जाए? टेस्ट बनाते वक्त वैलिडिटी देखी जाए, रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का क्या मतलब? कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि कंटेंट जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिलेवेंट कंटेंट हो। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो, यानी कि जो सीक्वेंस है उसका, क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है उसको देखा जाए। फेस वैलिडिटी यानी अपीयरेंस ऑफ द टेस्ट। अब है लेक्चर नंबर 17, इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट। जब टेस्ट लिए जाता है तो उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, वो है स्पेस, जहाँ पे लोग बैठ के टेस्ट देंगे। उस स्पेस को अरेंज करना, प्रॉपर टेम्परेचर हो, गर्मी या सर्दी ज़्यादा ना हो, एनफ क्वांटिटी हो स्टेशनरी की, यानी कि पेपर वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाए, और अगर पेंसिल वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी प्रोवाइड की जाए, और इवेल्यूशन किया जाए। टेस्ट लेने के बाद उसकी इवेल्यूशन की जाए कि टेस्ट सही हुआ या नहीं हुआ। और इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में जो है वो किसी भी वर्बल इंटरेक्शन को इंटरव्यू किया जाता है, यानी कि बोल के जो इंटरेक्शन किया जाता है। जॉब इंटरव्यू क्या होता है? जॉब इंटरव्यू जो है वो मेथड हो सिलेक्शन का, जिसके अंदर क्या होता है, हम इंटरेक्ट करते हैं, जो जॉब देने वाले होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कैंडिडेट के साथ वर्बली तौर पर वो इंटरेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू में टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, टेलीफोन के ऊपर प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ होते हैं जो पहले लिए जाते हैं, और सिलेक्शन इंटरव्यूज़ जो सिलेक्शन के लिए फाइनली तौर पे लिए जाते हैं। पैटर्न, अच्छा, टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यूज़। फाइनल इंटरव्यूज़ की कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक तो पैटर्न इंटरव्यू, जिसके अंदर पहले से क्वेश्चंस को डिसाइड कर दिया जाता है जो पूछे जाएंगे, और उसका सीक्वेंस भी डिफाइन कर लिया जाता है कि पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा। और एक होता है नॉन पैटर्न इंटरव्यू, जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से पूछे जाते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिखे हुए क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता। लेकिन पैटर्न इंटरव्यू का क्या कमी है, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? उसमें जो है वो पैटर्न इंटरव्यू में इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता प्री डिफाइंड के अलावा, जो लिखे हुए क्वेश्चन है पहले से डिफाइंड हुए उसके अलावा को और क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जब और नॉन पैटर्न इंटरव्यू का नुकसान क्या है? उसमें ये कि नॉन प्रोफेशनल और इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कोई लिखे हुए नहीं है, कोई पहले से डिफाइंड नहीं है।
लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि अब दोनों इंटरव्यूज़ के जो नुकसान है उनका सोल्यूशन मिक्स इंटरव्यू है कि कुछ क्वेश्चंस को पहले से लिख लिया जाए, प्री डिफाइन कर लिया जाए, और कुछ क्वेश्चंस को सिचुएशन के मुताबिक पूछा जाए। अच्छा, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है? 1 पर्सन इंटरव्यू, एक शख्स होगा लेने वाला इंटरव्यू को, या फिर पैनल होगा। पैनल के अंदर क्या होता है कि कई सारे लोग बैठ के जो है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और ये तमाम वो लोग होते हैं जो उस जॉब से रिलेवेंट होते हैं, जो जॉब मिलने वाली होती है। अच्छा, अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू का क्या मतलब, किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए इंटरव्यू लेने के लिए। एक प्रॉपर प्लेस की जाए, सिटिंग अरेंजमेंट से सीट्स लगाई जाएँ, और प्रिपरेशन फॉर क्वेश्चन की जाए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में, और कैंडिडेट का रेज्यूमे जो है, रेज्यूमे वगैरह या सीवी वगैरह उसको पहले से रीड कर लिया जाए ताकि पता चल सके उसके बारे में। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू बंद होती है, यानी इंसान जो डेवलप होता है जॉब करने के लिए वो ट्रेनिंग के थ्रू होता है। अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग के लिए? ऑन जॉब की जाती है, यानी कि काम के दौरान सिखाया जाए, और ऑफ जॉब ट्रेनिंग यानी कि काम से हट के सिखाना। अब क्या क्या मुश्किलात आती हैं जॉब के दौरान सीखने में? ऑन जॉब कुछ जॉब ऐसी हैं कि जिनमें जॉब के दरमियान सीखना पॉसिबल नहीं है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये एक बहुत बड़ा मसला है, कई सारी जॉब्स ऐसी हैं। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? उसके लिए लेक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। अब जिस तरह से यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स आप देखते हैं तो वो भी एक ट्रेनिंग ही हो रही है आपकी, आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं लेक्चर्स के थ्रू। ये बहुत सस्ता तरीका है ट्रेनिंग का, और कुछ जॉब्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। वेस्टेबल ट्रेनिंग यूज़ की जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई जाती है ट्रेनिंग करने के लिए लोगों को। उसके अलावा रोल प्ले किया जाता है, उनको रोल्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ। बिज़नेस गेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, गेम्स के थ्रू भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और केस स्टडीज़, डिफरेंट केस स्टडीज़ उनको पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इवेल्यूशन करना परफॉर्मेंस को, उसकी एग्जामिनेशन करना, यानी ये देखना कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि वैलिडेशन हो सके ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की, कि ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोग्राम है वो सही है या नहीं, और पे फॉर परफॉर्मेंस की जो सैलरी मिल रही है क्या उसी के मुताबिक परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही। कंपनसेशन, अब देखते हैं कंपनसेशन 2 तरह की होती हैं जो लोगों को पे किया जाता है। मॉनेटरी रिवार्ड यानी पैसे की सूरत में, और नॉन मॉनेटरी यानी कि बगैर पैसे की सूरत में। बगैर पैसे की सूरत में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि उनकी प्रमोशन कर दी जाए या उनको एक लेबल दे दिया जाए, इस तरह करके। और भी डिफरेंट नॉन मॉनेटरी रिवार्ड हो सकते हैं। इंसेंटिव्स का क्या मतलब? ये वो प्लान है जो इनकरेजमेंट के लिए होते हैं एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनकरेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, टाइप्स है इंसेंटिव्स के, कौन से इंसेंटिव्स होते हैं? इंसेंटिव्स में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी होता है, यानी कि तमाम जितने भी लोग हैं उनको इंसेंटिव्स दे दिया जाता है। इंसेंटिव्स जो है नॉर्मली पैसों की फॉर्म में भी होते हैं, और उससे अलावा भी हो सकता है, नॉर्मली पैसों ही की फॉर्म में होता है। अच्छा, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसने अच्छी जॉब की, अच्छा काम किया, उसको दे दी। अब है लेक्चर नंबर 18, इसमें है इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। इंडिविजुअल इंसेंटिव्स जो पे किया जाता है वो पे किया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस पे जॉब की और ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दरमियान भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो भी इंडिविजुअल इंसेंटिव मिलता है, और जॉब की परफॉर्मेंस पे भी। और कलेक्टिव इंसेंटिव किन बुनियादों पे मिलता है? या तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को मिल सकता है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तब मिलता है जब ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा प्रॉफिट कमाया हो, या फिर सैलरीज और वेजेस के अलावा दूसरा बेनिफिट्स दिए जा रहे हो तब। कंपनसेशन 2 तरह के होते हैं, सैलरी की फॉर्म में होता है, सैलरी होती है लॉन्गर पीरियड की फॉर्म में, यानी कि मंथली बुनियाद पे भी हो सकती है, ईयर की बेस पे भी हो सकती है, फोर्टनाइट हो सकती है, वीक। और जबकि वेजेस जो होती हैं वो डेली होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, या फिर 1 आवर की बुनियाद पे भी हो सकती है, यानी कि 1 घंटे के अंदर सपोज करें किसी ने 100 सॉप बनाए तो उस बुनियाद पे भी किसी को वेजेस दी जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरे कंपनसेशंस के तरीके क्या हैं, किस तरह से कंपनसेशन दी जाती है? सस्ता या मुफ्त में फूड दे दिया जाए, रिटायरमेंट प्लान्स के थ्रू दिया जाए, पेंशन्स दी जाती हैं, ये भी रिटायरमेंट के बाद होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, या फिर जो एम्प्लॉई के चिल्ड्रन हैं उनकी तालीम के खर्चा उठाया जाए। अब इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये इस दौर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी फ़र्क नहीं किया जाएगा जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी। अब वो फ़र्क ना तो जेंडर की बुनियाद पे ना किया जाए, ना किसी नेशनैलिटी की बुनियाद पे, ना रिलीजन की बुनियाद पे, ना एरिया की बुनियाद पे, ना लाइफ स्टाइल की बुनियाद पे, और ना किसी रेस यानी नस्ल की बुनियाद पे भी नहीं। बहुत से कंट्रीज़ में तो ये कानून और अखलाकियत के भी ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ तो इतना लोग नहीं सब चीज़ों को समझते हैं, अब तो खैर फिर भी समझते जा रहे हैं, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ में तो ये कानून और अखलाकियत के ख़िलाफ़ है, और हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ को डिस्करेज किया गया है कि हम किसी भी बुनियाद पर फ़र्क करें इस तरह से। अच्छा,
और लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वो अपने जहन में इस बात को सोचते हैं कि कोई एक शख्स किसी ख़ास जॉब के लिए बेहतर है। उसको हम कहते हैं स्टेरियोटाइपिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल में जेंडर की बुनियाद पे भी लोग कहते हैं कि इस काम के लिए ये काम मेल नेचर का काम है, ये फीमेल नेचर का, तो इसको हम स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। अब मैनेजर्स को जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्यूएट इन बुनियादों पे नहीं करना चाहिए। जेंडर की बुनियाद पे ना करें, नेशनलिटी की बुनियाद पे ना करें, रेस की बुनियाद पर, रिलीजन की, इन सब चीज़ों से हटा के परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करें। अच्छा, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की? लोगों को क्यों हम वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें? उसका मतलब ये कि जॉब डिस्क्रिप्शन ने जो है वो बुनियाद प्रोवाइड नहीं की डिस्क्रिमिनेशन की। एक तो पहला रीज़न ये, और अगर ये कानून में है तो फिर तो हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। और उसके अलावा अखलाकियात वाली चीज़ें, हमारा रिलीजन भी यही बताता है कि हमें इक्वली तौर पे जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ही किसी को भी रिवार्ड देना चाहिए। रिसर्च ने भी यही बताया है कि लोगों को जब जहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल होगी, जहाँ लोग होंगे वैरायटी में, तो वो ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के लोग होंगे, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रेसेस के, तो इसको हम कहते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। और मैनेजर को इनकरेज करना चाहिए कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। एक ही तरह के लोग होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अच्छा, कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब हम मतलब तमाम एम्प्लॉयज़ के कलेक्टिव अफेयर्स की बात करें तो लेबर यूनियन बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में इसी काम के लिए, और एक से ज़्यादा लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को इलेक्ट किया जाता है लीगल प्रोसीजर के थ्रू, यानी इलेक्शन के थ्रू, ताकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सके। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उसके अंदर नेगोशिएशन की जाती है सैलरी के ऊपर, वर्किंग टाइम कंडीशंस के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बार्गेनिंग की जाती है एम्प्लॉयर्स से। एम्प्लॉयज़ बार्गेनिंग करते हैं एम्प्लॉयर्स से। अच्छा, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है वो ऐसी फोर्स है जो लोगों को फोर्स करती है किसी काम को करने के लिए। और इसकी मोटिवेशन की कई सारी थ्योरियाँ दी गई। पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, जो पुरानी थ्योरी है। इसमें ये बताया गया था कि पैसा या मटेरियल ऑब्जेक्ट से मुराद मादी जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गाड़ी मिल जाती है या बाइक मिल जाती है या फ़ोन मिल जाता है, XYZ कुछ भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो उसमें ये बताया गया पैसा या मटेरियल ऑब्जेक्ट ही लोगों को मोटिवेट करता है। जबकि साइंटिफिक थ्योरी जो है उसमें ये बताया गया था फ्रेडरिक टेलर की कि मैं एवरी जॉब जो है, हर एक जॉब को साइंटिफिकली तौर पे स्टडी करना चाहिए और हर जॉब को जो है वो डिवाइड करना चाहिए, जो टास्क हैं, जो काम मिल रहा है लेबर्स को और उनके स्किल्स मिल रहे हैं उनको, उसकी बुनियाद पे। और पे जो है, जो कंपनसेशन है, जो सैलरी है, वो प्रोडक्टिविटी के मुताबिक हो। जितनी ज़्यादा जो चीज़ बनाएगा उतनी ज़्यादा उसको सैलरी मिलेगी। और अब है तीसरी थ्योरी हमारे सामने, टाइम्स एंड मोशन स्टडीज़। उसमें उसका उस थ्योरी के मुताबिक टाइम जो स्पेंड हो रहा है जॉब पे, काम को करने पे, उसको साइंटिफिक डिवाइसेस को यूज़ किया जाए उसको स्टडी करने के लिए, और मोशंस ऑफ मशीन को यूज़ किया जाए या फिर इंसानी मोशंस को। अच्छा, अब फ्रेडरिक टेलर की जो थ्योरी थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाए गए। उसका ऑब्जेक्शन ये था कि उसमें इंसान को मशीन की तरह समझा जा रहा है, क्योंकि जारी बात है साइंटिफिक थ्योरी थी, तो अब इसमें ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि इंसानों को मशीन समझा गया इसमें। अब है एक और थ्योरी, हॉथर्न स्टडी। ये थ्योरी क्या थी? इसका थ्योरी का मकसद था इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी कि रोशनी का क्या असर पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, लोगों के काम करने पे क्या असर पड़ता है। जबकि प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, जारी बात है सिर्फ लाइट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती। और इस थ्योरी का एक अंदर जितनी भी शॉर्टकमिंग थी वो ये थी, इसने नज़रअंदाज किया ह्यूमन मूड को, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन लाइकिंग को, डिसलाइकिंग को एंड ह्यूमन इंटरेस्ट को। इसने सिर्फ लाइट के ऊपर फोकस किया कि जितनी अच्छी लाइट होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लाइट से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन जारी बात है और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये बेस बन गई बिहेवियरल स्टडीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब है हमारे सामने लेक्चर नंबर 19। मैकग्रेगर ने थ्योरी दी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो इसकी पहली थ्योरी देखते हैं, थ्योरी एक्स। उसके मुताबिक ये कि तमाम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो डिसलाइक करते हैं वर्क बाय नेचर। उनकी नेचर के अंदर है कि वो वर्क को पसंद नहीं करते। लोग काम करते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। प्रेशर किन किन चीज़ों का होता है? सैलरी का होता है, एडवांसमेंट का होता है, रिस्पेक्ट का होता है, या फिर कोई दूसरी फोर्स का होता है। और मैकग्रेगर ने थ्योरी वाई भी दी। थ्योरी वाई के मुताबिक लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खुद जो है वो इनहेरेंटली तौर पे काम करना चाहते हैं, यानी वो काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ने दो तरह के मैनेजर्स की किस्में बताई कि एक्स टाइप ऑफ मैनेजर वो इस तरह का मैनेजर होगा जो पनिशमेंट को यूज़ करेगा और थ्रेट देगा लोगों को काम करवाने के लिए, और वो कंट्रोल करेगा एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली तौर पे, वर्किंग एक्टिविटीज़ को। और जो वाई टाइप का मैनेजर होगा वो क्या करेगा? वो आइडेंटिफाई करेगा ऐसे बैरियर्स को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वर्कर्स के लिए,
और और फिर वो उन बैरियर्स को एलिमिनेट कर देगा। तो ये है वाई टाइप मैनेजर और एक्स टाइप मैनेजर, ये दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कुछ सिचुएशन के अंदर मैनेजर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं एक्स टाइप बिहेवियर यानी सख्ती वाला, और कुछ सिचुएशन में मैनेजर्स अडॉप्ट करते हैं वाई टाइप बिहेवियर नरमी वाला यानी बैरियर्स को रिमूव करने वाला। कल्चरली तौर पे क्या हो रहा है, सोसाइटीज़ के अंदर मैनेजर जो है वो वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि बैरियर्स को रिमूव करने वाले मैनेजर्स की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स टाइप बिहेवियर को छोड़ के। पाकिस्तान के अंदर भी अब ऐसा ही हो रहा है कि मैनेजर्स जो है वो वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अब वो सख्ती और पनिशमेंट वाली चीज़ें अब जो है वो कम हो रही हैं। वैसे तो यहाँ ये चीज़ बहुत कम है, लेकिन अब जो है वो यहाँ भी मैनेजर्स जो है वो वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, वाई डू पीपल वर्क, लोग क्यों काम करते हैं, उसकी वजह है नीड मतलब स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, यानी कि किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से उनको ज़रूरत है। अच्छा, अब नीड का टॉपिक है तो नीड की थ्योरीज आ रही हैं। अब नीड की थ्योरीज में पहली थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो ने हायरार्की पूरी पेश की नीड की कि कौन सी ज़रूरत ज़्यादा है, कौन सी ज़रूरत कम है। इसमें पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी है सिक्योरिटी नीड, तीसरी है सोशल नीड, चौथी है एस्टीम नीड और लास्ट वन इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो पहली नीड देखते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको बायोलॉजिकल नीड भी कहा गया है, यानी कि ये वो ज़रूरियात हैं जो इंसान की बॉडी की सर्वाइवल की ज़रूरी हैं, जिसके अंदर फूड है, खाना है, ड्रिंक है, एयर है, स्लीप है। दूसरी है सेफ्टी नीड, सेफ्टी हो यानी हिफाजत हो। अब हिफाजत किन किन चीज़ों से है, कोल्ड से हो, सर्दी से हो, हीट से हो, गर्मी से हो, सैंड से हो, मिट्टी वगैरह से, स्टॉर्म से हो, अर्थक्वेक से हो, एनिमल से हो, जानवरों से भी हिफाजत हो इंसान की, और एनिमीज जो भी दुश्मन हैं उनसे भी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी है सोशल नीड, यानी कि माशरे की, दोस्त वगैरह इस तरह की नीड को सोशल नीड कहा जाता है। चौथी है सेल्फ स्टीम नीड। सेल्फ स्टीम मतलब इंसान की जो है वो एक वर्थ हो एक शख्स की। तो जिन लोगों के अंदर ज़्यादा सेल्फ स्टीम होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो चीज़ें अच्छा काम कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम उनको भी ये महसूस होता है उनकी वर्थ है, उनकी एक अहमियत है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे आखिरी है, सबसे आखिर का लेवल, यानी कि फुली तौर पे यूटिलाइजेशन हो किसी का पोटेंशियल की फुली तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब इस थ्योरी को यूज़ किया जा सकता है इस हायरार्की को लोगों की मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए, उनसे काम लेने के लिए। किस तरीके से कि बायोलॉजिकल जो बुनियादी नीड है उसके लिए उनको सैलरी प्रोवाइड की जाए, उनको सस्ता या मुफ्त में खाना दिया जाए, और जो रूटीन आइटम्स हैं उनको कम प्राइस पे दे दिए जाएँ। और सेफ्टी नीड प्रोवाइड की जाए। सेफ्टी नीड किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, उनको हेलमेट प्रोवाइड किया जाए, ग्लासेस प्रोवाइड किए जाएँ। काम करने के लिए हेलमेट हो, ग्लासेस की ज़रूरत है तो ग्लासेस की हो, ग्लव्स की ज़रूरत है तो ग्लव्स की ज़रूरत हो। और उसके अलावा सेफ्टी डिवाइसेस में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और उसके अलावा सेफ्टी के लिए उनको स्पेशल पर्पस शूज़ हो, बहुत से कामों के लिए स्पेशल पर्पस की शूज़ की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ऑफिस के अंदर, मेडिकल उनका फ्री हो, ना हो तो कम से कम एक अच्छे खासी उनकी जो है वो मेडिकल के लिए उनको फैसिलिटीज़ दी जाए। हाउसेस दिए जाएँ, घर की ज़रूरत है तो घर दिया जाए, हाउस रेंट प्रोवाइड करे कंपनी, पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे, इंश्योरेंस दे, पेंशन के प्लान दे, और एक्सीडेंट से रोकने के लिए ऐसे काम करे जो एक्सीडेंट से रोके, यानी काम के दौरान भी। ये एक्सीडेंट से मुराद रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि काम के दौरान जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनसे रोका जाए। तो वो तमाम चीज़ें भी जो है इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, सोशल नीड हो, यानी कि इनकरेज किस्म की इनकरेज किया जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ जो फॉर्मल वर्क से अलग हैं। इनमें क्या क्या शामिल है, कंबाइन लंच या डिनर कर दिया जाए, जितना स्टाफ है उनका मिला के लंच किया जाए, डिनर किया जाए, स्पोर्ट्स करवाए जाए, फ़न फेयर करवाए जाए, और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी करवाए जाएँ। अब है लेक्चर नंबर 20। इसमें जो है वो सेल्फ स्टीम है, जो हायरार्की चल रही है मोटिवेशन की, उसमें है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब यानी वर्थ, ह्यूमन बीइंग की जो वर्कर है उसकी वर्थ क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसकी डेजिग्नेशन शामिल है, उसका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, और रिकग्निशन एम्प्लॉय की क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सेल्फ स्टीम जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है इसका प्रोडक्टिविटी के साथ, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टीम उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। तो वेरियस टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं सेल्फ स्टीम करने के लिए एम्प्लॉय की। उसमें क्या किया जाता है, शामिल है टाइटल, फाइंडिंग टाइटल फॉर एम्प्लॉय, टाइटल को फाइंड करना, रिकग्निशन उसकी करना, उसको अवार्ड्स देना, कैश रिवार्ड्स देना, इंक्रीमेंट करना सैलरी के अंदर, प्रमोशन करना, और रेजिंग करना स्टेटस को, उसके स्टेटस को बढ़ाना। अब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे आखिरी की स्टेज है, जो कि है फुलेस्ट तौर पे यूटिलाइजेशन करना वंस पोटेंशियल का, उसका जो पोटेंशियल है उसका पूरा का पूरा एक तरह से इस्तेमाल किया करना, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी पावर है एम्प्लॉय की, उसका पूरा इस्तेमाल करना। इसके अंदर शामिल होता है हाई चैलेंजेस
शामिल होती हैं इसमें, और इसमें हाई पोजीशन शामिल होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी किए गए, और वो क्रिटिसिज्म ये थे कि इंसान की जो ज़रूरत है वो डेविएट कर सकती है इस ऑर्डर से। ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर हो और जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो सबसे नीचे हो। और ये भी क्वेश्चन उठा कि ये जो नीड है क्या ख़त्म हो जाएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद कोई और नीड बाकी नहीं रहेगी या कोई और नीड भी होगी। अब अगली थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन थ्योरी, जिसको हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। हर्ट्सबर्ग ने ये थ्योरी प्रेजेंट की ह्यूमन हाइजीन के फिनोमेना को लेते हुए। और इस टू फैक्टर थ्योरी के अंदर 2 फैक्टर्स शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए ज़रूरी पड़ते हैं, और मोटिवेटर्स ये वो फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से हाई प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ज़रूरी होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं वो उसमें बायोलॉजिकल नीड्स शामिल होती हैं, सेफ्टी नीड्स शामिल होती है, और पार्शली तौर पे सोशल नीड्स भी शामिल होती हैं, यानी कुछ हिस्सा सोशल नीड का भी शामिल होता है मैस्लो हायरार्की थ्योरी का। और जो मोटिवेटर्स होते हैं उसमें तमाम जो है वो सोशल नीड्स तमाम शामिल हैं, सेल्फ इस्टीम की नीड्स शामिल हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स शामिल हैं। दोनों फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल होने चाहिए जब ताकि वर्कर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके वर्कर से। अब अगली थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मोटिवेट होते हैं किन चीज़ों से, कि उनको जो रिवार्ड मिलने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन से। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छा रिवार्ड मिलेगा तो वो अच्छी तरह से मोटिवेट होंगे। और इस बात से भी कि जो एश्योरेंस हो उनको जो रिवार्ड मिलने वाला है उसकी पार्टिकुलर टास्क का, उससे वो एश्योर्ड हों, एश्योरेंस ऑफ गेटिंग रिवार्ड बाय डूइंग अ पार्टिकुलर टास्क। अच्छा, अब अगली थ्योरी इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या? मतलब इक्विवेलेंस इन इनपुट एंड आउटकम्स, यानी जो चीज़ एम्प्लॉय की इनपुट है उस और आउटकम्स है उन दोनों के अंदर बराबरी होना। अब इनपुट जो होता है एम्प्लॉय का वो किस तरह होता है? वो होता है लेवल, उसकी एजुकेशन का क्या है, स्किल्स उसके पास क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी हार्डवर्क क्या है, उसके कनेक्शंस क्या है, ये तमाम चीज़ें एम्प्लॉय के इनपुट में आती हैं। और आउटकम्स में क्या होता है? यानी कि एम्प्लॉय को जो चीज़ें मिलने वाली हैं, यानी जो चीज़ एम्प्लॉय के पास है और जो चीज़ें उसको मिल रही हैं वो दोनों बराबर होना ही इक्विटी थ्योरी है। अब जो चीज़ें मिल रही हैं उनमें सैलरीज है, डेजिग्नेशन है, प्रमोशंस है, बेनिफिट्स है, सोशल स्टेटस है, रिस्पेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आउटकम्स में आ जाता है। तो इंडिविजुअल कंपेयर करता है अपना इनपुट आउटकम को दूसरे लोगों के इनपुट और आउटकम से, कि उसके पास जो चीज़ें हैं क्या उसको आउटकम जो मिल रहा है वो उतना मिल रहा है जितना दूसरों को भी मिल रहा है, इस चीज़ से वो कंपेयर करता है। अच्छा, इक्विटी थ्योरी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है? मैनेजर को जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए डिफरेंसेस आउटकम्स के एम्प्लॉई के दरमियान, ताकि उनको मोटिवेट कर सके, यानी ये बताने के लिए कि मुख्तलिफ एम्प्लॉई के आउटकम्स में फ़र्क क्यों हैं, ताकि उनको उनके रीज़न्स बताए। वो सिर्फ ये नहीं कि मतलब बता दे कि फ़र्क है, बल्कि रीज़न्स भी बताए। और फिर लोग जो है वो उसके अलावा कंपेयर करें जो रिवॉर्ड है मार्केट के साथ भी, कि मार्केट में क्या चल रहा है, सैलरी जो दी जा रही है मार्केट के साथ भी कंपेयर की जाए कि मार्केट के मुताबिक है सैलरी। अब लोगों को सैलरी कम लग रही है लेकिन मार्केट के मुताबिक है वो सैलरी, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से मोटिवेट किया जाए। अब है लेक्चर नंबर 21, इसमें है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी का क्या मतलब? जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको पक्का करना, यानी स्ट्रेंथन करना, यानी जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसी के ऊपर एम्प्लॉइज़ को जमा देना कि ये बिहेवियर होना चाहिए। फोर्स करना वर्कर्स को कि वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करें। और 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये कि इनकरेज किया जाए पार्टिकुलर बिहेवियर के लिए, ये कहा जाए कि इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब डिस्करेज किया जाए, यानी कि रोका जाए कि इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशंस 2 तरह के होते हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। और इसका मतलब ह्यूमन रिलेशंस का ये है कि एम्प्लॉइज़ को जो है वो फीलिंग दी जाए एक फैमिली वाली। अब जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये तब ज़रूरत पड़ती है इसकी जब वर्कर्स जो है वो अंडर परफॉर्मिंग हो, जितना परफॉर्म करना चाहिए वो उससे कम परफॉर्म कर रहे हों। इसमें क्या होता है, फिर जितनी वो जॉब उनकी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे उसके साथ कुछ और जॉब भी ऐड कर दी जाती हैं, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कि वो अप्लाई कर सके अपना टैलेंट, नॉलेज, क्रिएटिविटी और परफॉर्मिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा।
जॉब रीडिज़ाइनिंग है। अब रीडिज़ाइन का मतलब रीडिज़ाइन करना है किसी एक टास्क को, काम को। यानी जॉब शेयरिंग का क्या मतलब है, लोग जो है वो अपना काम शेयर करते हैं, उसको जॉब शेयरिंग कहते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, जिसको MBO कहते हैं शॉर्ट में। ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्लानिंग और जो डिसीजन होते हैं वो सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलकर किया जाता है। मैनेजर जो है वो सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर करता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम पेश आती है, वो ये आती है कि लोग MBO की फ़िलासफ़ी को समझ नहीं पाते, या तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसको इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो अपने गोल्स खुद सेट करें और उसमें कंसल्टेंसी लें टॉप मैनेजमेंट की। अब है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट अचीव हो जाता है तो वर्कर्स का जो मोरल और सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब लीडर का कॉन्सेप्ट है। लीडर क्या है, लीडर ये वो शख्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को ताकि वो अचीव कर सके प्री डिफाइंड गोल्स। पहले से ही गोल्स डिफाइन कर लिए जाते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन, ताकि और फिर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो गोल्स अचीव करें। तो उस शख्स को जो है वो लीडर कहा जाता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ये लीडरशिप के अंदर जो है वो ये लीडरशिप के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंस कर सके वो शख्स जो लीडर है दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब फ़र्क भी है लीडर में और मैनेजर में। लीडर जो है वो चेंज एजेंट है, जबकि मैनेजर जो है वो ज़्यादा कंसर्न है स्टेटस को से। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़र्क हैं, वो आपको समझ में आते जाएंगे। अच्छा, लीडरशिप के अंदर पावर्स ऑफ लीडर्स की बात करें तो दो तरह की पावर है, पोजीशन और पर्सनल पावर। पोजीशनल पावर जो होती है, पोजीशन पावर, वो पोजीशन के साथ अटैच होती है, जो उसको पोजीशन मिली होती है लीडर को या मैनेजर को। जैसे टॉप मैनेजर है तो उसकी पोजीशन के साथ अटैच है। और ये जो पावर होती है ये ट्रांसफरेबल होती है, डेलीगेशन की जा सकती है इसकी। जबकि पर्सनल पावर जो होती है वो पर्सनल पावर जो है वो पर्सनैलिटी के साथ अटैच होती है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ तरह के लीडर होते हैं। एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। ये लीडर जो है वो डेमोक्रेसी का बिल्कुल उलट है, ये अपने पास से डिसीजन लेता है। और इस तरह की लीडरशिप की तब ज़रूरत पड़ती है जब टाइम ना हो और पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो, एक ही हाथ में रहे। और मैनेजर जो है वो इस तरह की पावर तब लेते हैं, ऑटोक्रेटिक तब बनते हैं जब उनको अपने सबॉर्डिनेट पर ट्रस्ट ना हो या फिर सबॉर्डिनेट के पास एनफ ट्रेनिंग ना हो। अब है डेमोक्रेटिक लीडर। ये वो लीडर होते हैं जो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसमें क्या होता है, लीडर्स एनकरेज करता है कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। और तीसरा है फ्री रिन लीडर। इसमें क्या होता है, मैनेजर्स जो है वो डिपेंड होते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। वो एनकरेज करते हैं सबॉर्डिनेट्स को कि वो डिसीजन खुद से लें। कौन डिसीजन खुद से लें? सबॉर्डिनेट्स खुद से लें। और एनकरेज करता है मैनेजर। और इस प्रैक्टिस को इस अप्रोच को तब प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है जब स्टाफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और लोग जो है वो सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तब इसको सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं। और फुली ट्रेन हो लोग, जो है वर्कर्स जो है वो फुली तौर पर ट्रेन हो। अब मुख्तलिफ तरह की जो लीडरशिप स्टाइल्स मैंने बताए हैं, इनमें मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन यूज़ होती है। ऑटोक्रेसी के अंदर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लीडर से या मैनेजर से सबॉर्डिनेट्स की तरफ आ रही है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है, अपवर्ड नहीं हो रही, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। तो 1 वे कम्युनिकेशन होती है, जबकि डेमोक्रेसी में दोनों तरह से होती है, अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, बोथ वे कम्युनिकेशन कहलाती है। और फ्री रेंज में जो कम्युनिकेशन होती है वो सबॉर्डिनेट्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन होती है और कभी कभी कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट्स और मैनेजर्स दोनों के दरमियान में भी होती है। तो मेथड जो है डिसीजन मेकिंग का डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब है कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप। ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है कि हर जॉब जो है वो उसकी एक यूनिकनेस है, हर जॉब दूसरी जॉब से अलग है। तो जब चेंज होता है टास्क के अंदर के, यानी कामों के अंदर चेंजेस आती है, तो डिफरेंट तरह के लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट तरह के लीडरशिप स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप का, कि कोई एक लीडरशिप स्टाइल पे ना रुका जाए, मुख्तलिफ कंडीशंस को देखते हुए, मुख्तलिफ टास्क को देखते हुए मुख्तलिफ लीडर्स और लीडरशिप स्टाइल को अपनाया जाए। अब है लेक्चर नंबर 22, जो कि लास्ट लेक्चर है इस वीडियो का। इसमें है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो एक्सचेंज को पॉसिबल करती हैं। लोग एडवर्टाइजिंग या सेल्स को मार्केटिंग समझते हैं, जबकि मार्केटिंग के अंदर से एडवर्टाइजिंग और सेल्स के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। तो इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल है जो एक्सचेंज को पॉसिबल करती हैं। एक्सचेंज से मुराद क्या क्या है? एक्सचेंज के अंदर शामिल होती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस टू अनदर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सचेंज के अंदर शामिल होती हैं।
A system of business activities designed to plan, price, place and promote goods, services and ideas to potential customer। यानी ये जो एक सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, जिसको डिज़ाइन किया गया है प्लान के लिए, प्लानिंग करने के लिए, प्राइस के लिए, प्राइस रखने के लिए चीज़ों की, उसको प्लेस के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ बेची जाएगी किस तरीके से, और प्रमोट करने के लिए गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ टू पोटेंशियल कस्टमर को, जो मुमकिन कस्टमर है उनके लिए, ये है मार्केटिंग। अच्छा, पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है? ये वो शख्स होता है या बॉडी है या इंस्टीट्यूट है जिसकी ज़रूरत भी है, उसके बाद पैसा भी है और वो पैसे को स्पेंड भी करना चाहे, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर। सिस्टम क्या है? अब सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम जो है वो सेट है इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ का, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ का ये सेट है और वो एक्टिविटीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। प्लानिंग जो है मार्केटिंग की अगर करते हैं तो उनमें इन सवालात का मद्देनज़र रखा जाता है। व्हाट शुड बी मार्केटिंग, क्या मार्केट होना चाहिए, कब मार्केट होना चाहिए और कहाँ मार्केट होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, प्राइसिंग को कि क्या प्राइस होगा प्रोडक्ट का, और प्रमोशन किस तरह होगी या नहीं होगी प्रमोशन। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के लिए मार्केट में ऑफ़र हो, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, और वो टेंजिबल भी हो, यानी कि जिसको हम देख सकें, जिसको हम टच कर सकें। और सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती हैं, सर्विसेज भी मार्केट के अंदर ऑफ़र होती हैं, लेकिन सर्विस ऐसी चीज़ होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, तो वो सर्विसेज होंगी। और मार्केटिंग ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ की भी मार्केटिंग की जाती है। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, मार्केटिंग आइडियाज़ जो है वो अप्लाइड होते हैं नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जिसको हम सोशल या सोसाइटल मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? डोनेशंस के लिए आस्किंग करना, डोनेशन यानी कि लेना, लोगों से बोलना डोनेशन के बारे में, ड्राइव स्लो का मैसेज देना, से योर प्रेयर्स का यानी इबादत का, इसके बारे में जो है वो कहना, ये चीज़ें जो है वो सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर आती है। अच्छा, नीड क्या है? स्टेट ऑफ फेल्ट एप्रीविएशन, जब कमी होती है किसी चीज़ की तो नीड बन जाती है। मार्केटर क्या कहते हैं? सेटिस्फाई करते हैं नीड को, ज़रूरत को वो पूरा करते हैं प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विस के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू और आइडियाज़ के थ्रू। और मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को और आइडियाज़ को। अब मार्केटिंग जो है वो कुछ स्टेजेस से गुजर के जो है वो उसकी फॉर्म चेंज होती चली जा रही है, वक्त के साथ साथ मार्केटिंग इवॉल्व हो रही है। तो पहला स्टेज था प्रोडक्शन ओरिएंटेड, इसमें फोकस था सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने के ऊपर। उसके बाद आया प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इसमें फोकस था प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी को हटा दिया गया, फिर क्वालिटी के ऊपर फोकस हुआ। फिर आया सेल ओरिएंटेड, इसमें क्या हुआ कि इसमें सेलर्स ने जो है वो ये सोचा कि जो नीड टू ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन दैट कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़, ऐसा उन्होंने सोचा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहां तमाम जो है वो सेलिंग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सके। फिर आया मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज, इसके अंदर कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करने के बारे में सोचा गया कि उसको उस अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा किया जाए। और फिर आया सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज, यानी कि अब सोसाइटी की बेनिफिट के बारे में भी सोचा जा रहा है, माशरे के बारे में भी सोचा जा रहा है, सिर्फ कंपनी अपने बारे में नहीं सोचेगी। अब है वैल्यू, वैल्यू का क्या मतलब है? कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान डिफरेंस। जितनी ज़्यादा बेनिफिट होंगे कॉस्ट के मुकाबले में उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, और जितने कम बेनिफिट होंगे कॉस्ट के मुकाबले में उतनी कम वैल्यू होगी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सामान की, किसी भी चीज़ की एबिलिटी का सेटिस्फाई करना नीड, जितनी ज़्यादा नीड को सेटिस्फाई करेगी कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। अगर बर्गर ज़्यादा अच्छी भूख मिटाता है तो वो ज़्यादा अच्छी उसकी यूटिलिटी होगी और किसी खाने के मुकाबले में। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, 2 तरह की फॉर्म्स है। टाइम यूटिलिटी, यानी कस्टमर का जो है वो टाइम यूटिलिटी इस तरह से बनती है कि कस्टमर को तब वो कमोडिटी मिल जाए जब उसको ज़रूरत पड़े, ये है टाइम यूटिलिटी, वक्त पे चीज़ मिल जाए। और फॉर्म यूटिलिटी यानी कि कन्वर्टिंग कर देना शेप जो है वो प्रोडक्ट का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो जब फॉर्म चेंज होती है तो उससे यूटिलिटी बन जाती है। फॉर्म अब जाहिर बात है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गई, चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, आटा जो है वो रोटी बन गया तो उसकी फॉर्म हो गई यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी यानी कि एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जहाँ उसकी ज़रूरत है, जिस प्रोडक्ट की जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ लेके जाना, इससे प्लेस यूटिलिटी बन जाती है। ऑनरशिप यूटिलिटी होती है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो पहले तो ऑन होती है मैन्युफैक्चरर से, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड बायर्स तक डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, तो ये ऑनरशिप यूटिलिटी हो जाती है, जो ऑनरशिप उसके पास आई थी कस्टमर के पास। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर 22 लेक्चर्स को डिस्कस किया गया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उस हिस्से को आप दोबारा देखें और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछें,
and best of luck for your exams.